एक दोस्त था मेरा, हमारी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता था, तारिक करीम उसका नाम था। उसकी पूरे चेहरे की खाल जो है ना उतार दी गई थी। हुँ, उनकी पीठ पे मुकम्मल तौर पे इस्त्री किया गया था पूरा। रसूल बख्श मेंगल के सीने पे दाग के ज़रिए पाकिस्तान ज़िंदाबाद यहाँ पे सीने पे लिखा हुआ था। अगर बंदा जितना भी गांधीगिरी पे आए, महात्मा गांधी बन जाए, लेकिन उससे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये बात बहुत लोग जानना चाहते हैं। ये समझ नहीं आता है कि बलूच लोग हथियारों वाली जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो किसके सपोर्ट से लड़ रहे हैं? शुगर के साथ बैठा जा सकता है, बात की जा सकती है, लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं। और पाकिस्तान के खिलाफ हमें शैतान भी आके मदद करे तो हम वो मदद भी लेंगे। घर से निकलते थे तो हमें ये नहीं पता होता था कि हम सही सलामत वापस घर आ सकेंगे कि नहीं आ सकेंगे। रात को सोते थे तो ये सोच के सोते थे कि शायद कल सुबह या फिर रात के किसी पहर हमारी आँख किसी टॉर्चर सेल में जाके खुले। कमाल साहब जो हैं वो हम यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में हमेशा इकट्ठे बैठते रहे हैं। मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ, वो मुझे भी अच्छी तरह से जानते हैं। आपके शो में कमाल ने बात की थी, मैंने सुना था कि वो कह रहे थे कि हमारा ईरान के साथ कोई मसला नहीं है। मैं शायद मुनासिब नहीं होगा अगर मैं ये बोलूँ कि वो झूठ बोल रहे हैं। जो करंट बलूचिस्तान इस वक़्त पाकिस्तान के मैप पे आपको नज़र आएगा, वो एक्चुअल बलूचिस्तान नहीं है, इसमें बहुत सारे इलाके काटे गए हैं। पाकिस्तानी सिलेबस में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो सही हो। यहाँ तक के जो जिस जंग के नतीजे में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, पाकिस्तानी सिलेबस में वो जंग भी पाकिस्तान जीत चुका है। नमस्कार, आप देख और सुन रहे हैं आज तक रेडियो पॉडकास्ट। मैं हूं नितिन ठाकुर और ये पढ़ाकू नितिन पॉडकास्ट जो है शुरू हो चुका है। अगर आपने पिछला पॉडकास्ट हमारा देखा तो हमने कमाल बलूच से बात की थी। बलूचिस्तान में रहते हैं वो और एक ऐसी लोकेशन पर थे जो डिस्क्लोज नहीं कर सकते थे, और उस पॉडकास्ट में उन्होंने बलूचिस्तान के बारे में हमें बहुत कुछ बताया, समझाया था, अपने स्ट्रगल के बारे में भी। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने वो पॉडकास्ट खूब देखा, सुना, सराहा, बहुत सारे कमेंट्स आए थे। और जब हम सभी कमेंट्स को पढ़ते हैं तो जब पढ़ रहे थे तो महसूस हुआ कि अभी एक एपिसोड और शूट होना चाहिए, एक एपिसोड और होना चाहिए बलूचिस्तान पर, जिसमें उन सवालों को एड्रेस करें जो हमसे छूट गए थे। तो इस बार फिर से कुंदन ने मेहनत की और जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में मौजूद है मुमताज बलूच। उनसे हमने बात की है, उनसे हमने वक्त लिया है, कई हफ्तों की जद्दोजहद के बाद फाइनली मुमताज साहब जो हैं इस वक्त मैंने बताया जर्मनी में हैं। वो फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट के लिए काम करते हैं। इसके पहले जब वो बलूचिस्तान में थे तो बलूच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद के मेंबर थे। ये एक लंबी कहानी है कि कैसे उन्हें बलूचिस्तान से निकलना पड़ा, वो किसी और मुल्क में गए, उसके बाद फिर वो जर्मनी पहुंचे। क्यों निकलना पड़ा, क्या उन्होंने सहा, उनके दोस्तों के साथ क्या क्या हुआ, ये पॉडकास्ट उनके बारे में भी है और उन मुद्दों के बारे में, उन सवालों के बारे में भी है जो पिछली बार हमने पूछे नहीं थे या एड्रेस नहीं हुए थे। तो आई होप इस पॉडकास्ट को आप सुनेंगे तो बेहतर समझ में आएगा कि बलूचिस्तान की समस्याएं क्या हैं, बलूचिस्तानी क्या देख रहे हैं, किन बातों से जूझ रहे हैं। और देखिए, अभी कनेक्ट होते हैं साहब से। तो चलिए फिर कनेक्ट करते हैं मुमताज़ बलूच साहब से। इंतज़ार कर रहे हैं हमारा जर्मनी में। क्या हाल है मुमताज़ साहब? बिल्कुल ठीक-ठाक। और सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए और हमारी आवाज़ अपने दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। अभी जो पिछला पॉडकास्ट हुआ हमारा मुमताज़ साहब, वो कमाल जी के साथ हुआ था। मेबी आपने देखा भी हो। जी। तो वो एक ऐसी जगह पर बैठे थे जहाँ पर वो बता नहीं सकते थे वो कहाँ पर हैं, है ना? और आप भी इस वक्त अपने देश के बाहर हैं। तो किस तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं बलूच लोग, ये भी नहीं बता सकते वो कहाँ हैं, कहाँ जाएँगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ मिलेंगे। ये मतलब छिप कर रहना, अपनी तहरीक किसी न किसी चलाते रहना, ये कैसा लाइफ़स्टाइल है? कैसा महसूस कर रहे हैं? जब मंज़िल अपने ज़हन में रखते हैं तो कोई थोड़ा-सा इत्मीनान हो जाता है कि एक ग्रेटर कॉज़ के लिए कर रहे हैं। लेकिन जो लाइफ़ है पर्सनली उस पे तो ज़ाहिर-सी बात है बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। जब आप अपनों से दूर होते हैं, ना आप किसी खुशी में शामिल हो सकते हैं, ना किसी गम में शामिल हो सकते हैं।
मेरे अपनी फैमिली में बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई मेरे बलूचिस्तान छोड़ने के बाद। लेकिन मुझे उनका आखिरी दीदार भी नसीब नहीं हुआ। और बहुत सारे लोगों को फैमिली में उनकी शादियां हुई, बच्चे पैदा हो गए। शायद अभी मेरे भांजे भतीजे मुझे पहचानते भी नहीं होंगे, क्योंकि लंबा टाइम है, तकरीबन 14 साल से मैं बाहर हूँ हुँ, बलूचिस्तान। पहली दफ़ा 2011 में छोड़ा था, 2011 में। जी। और तब से लेकर आज तक बाहर ही रह रहे हैं, बस ज़िंदा रहने के लिए। आप मेरा ख़्याल है पैदा तो बलूचिस्तान में ही हुए थे, पले-बढ़े भी वहीं पर, पढ़ाई भी वहीं पर की है। फिर हुआ क्या कि वहाँ पर अच्छे खासे रह रहे थे और आपको बलूचिस्तान छोड़ना पड़ा? जी, मैं पैदा बलूचिस्तान में हुआ हूँ। तुर्बत जो सिटी है एक, बलूचिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। मेरी पैदाइश बलूचिस्तान में तुर्बत से है। और मेरी जो बेसिक एजुकेशन है वो भी वहीं की है। अच्छा, उसके वहाँ बाद कहाँ पढ़े थे? तुर्बत में, अच्छा, अ, तुर्बत में। कॉलेज तक मैं तुर्बत में पढ़ा हूँ। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी, चूँकि उस वक़्त तुर्बत में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, उस वक़्त बलूचिस्तान में सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी थी। 45 जो लैंड मास है पाकिस्तान का, 45%, उस 45% लैंड मास में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी उस ज़माने में। और जो क्वेटा में होती थी, जो बलूचिस्तान का कैपिटल है, वो भी शायद उन लोगों ने अपने लिए, बच्चों के लिए बनाई थी, क्योंकि फ़ौजी, जर्नैल, कर्नेल सारे वहाँ पे होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं पंजाब से आए हुए। शायद जी, उन्होंने अपने बच्चों के लिए वो यूनिवर्सिटी बनाई, हम बस लूले-लंगड़े लोग उसमें जाके किसी न किसी तरह से चिपक जाते थे पढ़ने के लिए। तो मुझे फिर क्वेटा जाना पड़ा पढ़ने के लिए। मैंने ग्रेजुएशन की है बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में या मैनेजमेंट साइंसेज़ में। और मेरी एजुकेशन तुर्बत और क्वेटा की है। अच्छा। तो जब आप वहाँ पर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तो आप बलूचिस्तान को आज़ाद कराने की ये जो मुहिम थी, उसमें तभी जुड़ गए थे? यूनिवर्सिटी से थोड़ा-सा पहले, क्योंकि यूनिवर्सिटी में मैंने शुरू किया था 2007 में। लेकिन मेरा जो जुड़ना हुआ, वो ऑनेस्टली स्पीकिंग, नवाब अकबर खान बुकटी को जब मर्डर किया गया, हुँ, हुँ। वो मेरी लाइफ़ का टर्निंग पॉइंट था। इससे पहले हमें कोई शऊर नहीं था, कोई नॉलेज नहीं थी, क्योंकि हम बचपन में स्कूल में जाते थे तो हमें पाकिस्तानी सिलेबस पढ़ाया जाता था। और हमारे जो टीचर्स वगैरह होते थे, उस वक़्त हमें, हमारे ज़हन में ये बिठाया गया था कि जो बलोच लोग हैं वो नालायक हैं, वो ना पढ़ सकते हैं, ना पढ़ा सकते हैं। तो पंजाब से ही लोग आएँगे आपको पढ़ाने के लिए, आपको इंसान बनाने के लिए। तो मेरी जो स्कूलिंग है वो पंजाबियों के यहाँ से है। अच्छा। और तो उन्होंने तो कभी हमें अपनापन महसूस नहीं होने दिया, हमें नहीं, ये। तो टीचर्स पंजाबी थे आपके? जी, क्या टीचर्स पंजाबी थे? जी, टीचर्स अच्छा। उस वक़्त बलूचिस्तान, मतलब बलूचिस्तान पे पूरी तरह से कब्ज़ा था। टीचर्स भी पंजाबी, और जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो भी पंजाबी, जो ब्यूरोक्रेट्स वो भी पंजाबी। अब थोड़ा-सा ये फ़र्क आया है कि जो वॉर और जंग जब शुरू हुई, तो डर के मारे बहुत सारे पंजाबी बलूचिस्तान छोड़ के चले गए। फिर अब जाके मौका मिला है वहाँ के लोकल्स को कि वो टेक ओवर कर सकें। और उनके टेक ओवर करने के बाद तो एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल यूँ उड़ने लगा है। हम उस वक़्त के ज़माने से अब के ज़माने को कंपेयर करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है कि हमने कैसा टाइम गुज़ारा है। हमारे ज़हन में जो डाला गया था कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते, और हम एक तरह से ये मान गए थे कि हम वाक़ई में कुछ नहीं कर सकते। इस तरह से हमें ज़हनी तौर पर गुलाम बनाया गया था। लेकिन अब जो क्वालिटी एजुकेशन बलूचिस्तान में है, वो उस ज़माने से कोई 200 टाइम्स बेहतर है। जो लोकल्स हैं उन्होंने सारी चीज़ों को बिल्कुल टेक ओवर किया है। पहले ठीक है। कारोबार भी पंजाबियों का था, मतलब सारी जो शॉप्स वग़ैरह थीं शहरों में, बड़े-बड़े शहरों में, वो भी सारी पंजाबियों की थी।
इलेक्ट्रिशियन है वो पंजाबी है, प्लम्बर है वो पंजाबी है, दर्जी है वो पंजाबी है, मतलब हर काम पंजाबी ही करते थे। और उन्होंने एक तरह से पूरा कंट्रोल में रखा था बलूचिस्तान की पूरी आबादी को। ठीक है। अब थोड़ा सा बेहतर हो गया है, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता उनके हाथों से निकल रही हैं और बलोच उनको टेक ओवर कर रहे हैं। तो उस वक्त तक मुझे एहसास नहीं था कि बलूचिस्तान है क्या, बलूचिस्तान कोई अलग मुल्क हुआ करता था। मुझे पर्सनली स्पीकिंग मुझे इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। सही है। तो 2006 में जब नवाब अकबर खान बुगटी को शहीद किया गया, दैट वाज द टर्निंग। मेरे लिए सब कुछ ठीक था, मैं बिल्कुल मुहिब वतन पाकिस्तानी था। और जब नवाब अकबर खान बुगटी को शहीद किया गया, उस वक्त हम जवानी में थे, सोचने पे मजबूर हुए कि जब नवाब अकबर खान बुगटी जैसे फिगर को इस तरह से मारा जा सकता है, और मारने के बाद जो उनकी डेड बॉडी की इंसल्ट की गई ना, वो एक ह्यूमन डिग्निटी के लिए भी थोड़ा सा बहुत मुश्किल है उसको सहना। कि मतलब नवाब अकबर खान बुगटी जैसे कद्दावर शख्सियत को उन्होंने एक ताबूत में बंद करके उस पे ताले लगाए, और उनका जनाजा भी नहीं होने दिया। मतलब हमारा कल्चर कल्चर में भी ये चीज़ है, और चूंकि हम मुसलमान हैं तो हमारे मजहब में भी ये चीज़ है कि मरने वाले को बहुत ज़्यादा एहतराम के साथ दफनाया जाता है। उसकी जो आखिरी रसूमात हैं उनको बहुत ज़्यादा अकीदत व एहतराम से मनाया जाता है। तो उनको अ, मतलब वी फेल्ट इंसल्टेड एज अ होल, एज अ नेशन, कि नवाब अकबर खान बुगटी एक तो उम्र में बहुत बड़े थे, दूसरा ये कि उनका बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा स्टेटस था। उस स्टेटस को और उस उम्र को देखते हुए बलोचों की एक बहुत बड़ी आबादी इस तहरीक के साथ जुड़ गई। जब आपने सवाल पूछा था कि नवाब अकबर खान बुगटी का वाकया हुआ कैसे, असल में ये वो टाइम था जब बलूचिस्तान में ये जो स्ट्रगल है, करंट स्ट्रगल, ये शुरू हो चुकी थी। ये इसकी शुरुआत तकरीबन 2000-2001 से शुरू हो गई थी, हल्के फुल्के। उस वक्त सिर्फ आर्म्ड रेजिस्टेंस थी, तो हल्के फुल्के हमले हो रहे थे पाकिस्तानी फौज पे, और जो पाकिस्तानी स्ट्रेटजिक इंस्टॉलेशंस वगैरह थे उन पे हमले हो रहे थे। लेकिन उस वक्त तक हमें इतना नहीं पता चल रहा था कि ये क्या हो रहा है। जब नवाब अकबर खान बुगटी के साथ प्रॉब्लम शुरू हुई, हम्म। प्रॉब्लम चल रही थी, उसी प्रॉब्लम के दौरान एक रेप का वाकया हुआ। अब बलूचिस्तान एक ट्राइबल सोसाइटी है। ट्राइबल सोसाइटी में जो ट्राइबल हेड होता है, उसके पास इलाके के मसाइल आते हैं, उसके पास इलाके की दूसरी चीज़ें आती हैं, तो एक तरह से वो पूरे इलाके को एक तरीके से चलाते हैं। अब शायद ट्राइबल सिस्टम जो है वो थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन बलोच का जो ट्राइबल स्ट्रक्चर है वो कंप्लीटली डेमोक्रेटिक ट्राइबल स्ट्रक्चर है। जैसे एक कबीला है, एक ट्राइब है, वो उसकी सब ट्राइब्स हैं, वो सब मिला के सबसे पहले टकरी, मीर, और उसके बाद फिर जाके सब मिलके एक सरदार इलेक्ट करते हैं डेमोक्रेटिकली। तो नवाब अकबर खान बुगटी अपने ट्राइब के सरदार थे, और उनके पास नवाब का टाइटल भी था। तो अ, जब रेप का केस हुआ, उनके पास बात आई। हालांकि जो रेप विक्टिम थी वो बलोच नहीं थी, वो एक लेडी डॉक्टर थी जो सिंध से आई थी। गैस फील्ड्स पे उसकी ड्यूटी जी। होती थी। सुई नाम की जगह है। जी 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 जी। तो वहाँ पे रेप का वाकया हुआ, और जो कल्प्रिट था वो आर्मी का एक ऑफिसर था, कैप्टन हमाद नाम का। जब बात नवाब अकबर खान बुगटी तक पहुंची, टसल पहले से था। मुशर्रफ काफ़ी एग्रेसिवली चीज़ों को डील कर रहा था, लेकिन इस रेप के वाकये ने जलती पे तेल का काम किया। नवाब अकबर खान बुगटी ने सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा रखा कि जो बंदा है
इसने इस ज़मीन के टुकड़े पे ये जुर्म किया है, ये क्राइम कमिट किया है। अब यहाँ के जो रिवायात हैं कबायली और पूरा बलूचिस्तान की जो रिवायात हैं, वो अलग हैं। इसको इन्हीं रिवायात के हिसाब से सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन मुशर्रफ नहीं माना, चूँकि जो कल्प्रिट था वो आर्मी ऑफिसर था। इस पे एक डेडलॉक, और डेडलॉक के बाद पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियंस थे, शायद उनको समझ आ रही थी कि मसला बड़ा होने जा रहा है। एक तरफ एक फौजी जर्नल है जो ताकत के नशे में धुत है और उसको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, उसको लगता है हुँ, हर मसले का हल जो है वो बंदूक है। तो दूसरी तरफ एक एल्डरली लीडर है जिसके पीछे एक पूरी नेशन खड़ी हुई है, और अगर ये मसला आगे बढ़ा तो फिर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। वो मसले को हल करने की कोशिश कर रहे थे, वो नवाब अकबर खान बुगटी से आके मिल रहे थे, मुज़ाकरात नेगोशिएशंस वगैरह कर रहे थे। इसी दौरान पाकिस्तानी आर्मी ने जो डेरा बुगटी है जहाँ पे अकबर खान बुगटी का रेजिडेंस था, वहाँ पे हमला किया और बाकायदा एयर स्ट्राइक्स की और बम फेंके। कोई 37 के करीब लोग उसमें शहीद हुए। और नवाब अकबर खान बुगटी जहाँ पे अपना जरगा लगाते थे, वहाँ पे भी आके उसकी छत पे एक रॉकेट गिरा था। हुँ। उसकी वीडियोस भी आज भी मौजूद हैं कि रॉकेट गिर रहे हैं, पीछे धमाके हो रहे हैं और नवाब अकबर खान बुगटी को उसके जो लोग हैं वो वहाँ से निकाल रहे हैं। वहाँ से खैर नवाब अकबर खान बुगटी निकल गए और फिर उन्होंने अपने घर छोड़ दिया, वो पहाड़ों में जाके बस गए। और फिर ये जंग तेज़ होना शुरू हुई, ये जंग फैलना शुरू हुई। और फिर 26 अगस्त 2006 में जाके उन्होंने नवाब अकबर खान बुगटी को शहीद किया। नवाब अकबर खान बुगटी की शहादत के दिन से लेकर आज तक बलूचिस्तान का मसला रोज़ाना के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। हुँ। उनकी शहादत के बाद जो फर्स्ट रिएक्शन आया, लोग सारे सड़कों पे आ गए और इनडिस्क्रिमिनेटली जो उनको सामने आया, सरकारी गाड़ी, सरकारी दफ्तर, जो चीज़ भी उनके सामने आई उन्होंने मार दिया, जला दिया। लोग मुकम्मल तौर पे बेकाबू हो गए थे। फिर आर्मी ने लोगों को गिरफ्तार किया, पकड़ा, इन्फोर्स डिसअपियर किया, काफ़ी सारे लोगों को मार भी दिया, शहीद भी किया। तो पूरा बलूचिस्तान नवाब अकबर खान बुगटी की शहादत के बाद से 360 डिग्री घूम गया। मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल हूँ जब जो हुँ। नवाब अकबर खान बुगटी की शहादत के बाद इस मूवमेंट से जुड़ गए। तब से आपने लेकर क्या जी, आपने क्या किया? आप क्या कर रहे थे वहाँ? मैं उस वक़्त तो जो प्रोटेस्ट वग़ैरह हो रहे थे उसमें शामिल हुआ। वो उस वक़्त मैं तुर्बत में था, तो तुर्बत में मैं शामिल हुआ जितना जो लोग कर रहे थे, दोस्त थे, पूरा इलाका था, पूरी सिटी थी, वो सब के सब मतलब यूथ जो था वो मुकम्मल तौर पे बाहर सड़कों पे था। यहाँ से आर्मी ने आके फायरिंग की, वो कोई दूसरी तरफ से चले गए, वहाँ से निकल गए, इस तरह से मतलब आँख मचोली चलती रही पूरा 4, 5, 6 दिन तक, पूरा बलूचिस्तान बंद था। उसके बाद फिर मैं यूनिवर्सिटी चला गया, 2007 में मेरी यूनिवर्सिटी शुरू हो गई और मैं क्वेटा चला गया। अब मैंने बीएसओ आज़ाद जॉइन किया और फिर उसके बाद फिर बीएसओ आज़ाद की जितनी भी एक्टिविटीज़ थी, मैं उनमें पार्टिसिपेट करता था। पहले मैं मेंबर था, फिर उसके बाद जो मेरी यूनिवर्सिटी थी मैं उसका यूनिट सेक्रेटरी बना। मतलब बीएसओ आज़ाद का स्ट्रक्चर ऐसा था कि सबसे पहले तो सेंट्रल कैबिनेट, उसके नीचे फिर सेंट्रल कमेटी, फिर ज़ोन, फिर यूनिट। मैं यूनिट का सेक्रेटरी बना और फिर कुछ वक़्त के बाद फिर मैं क्वेटा, पूरा जो क्वेटा रीजन है, शाल ज़ोन के नाम से बीएसओ आज़ाद में। क्वेटा का वैसे ऑफ़िशियल नाम हमारे यहाँ शाल है, हम क्वेटा अच्छा, बहुत कम कहते हैं, क्योंकि इसका जो हिस्टोरिकल नाम है वो शाल है। शाल। तो शाल, शाल। जी। तो मैं क्वेटा रीजन का बीएसओ आज़ाद का जनरल सेक्रेटरी बना। ये वो टाइम था कि उसके कुछ ही वक़्त के बाद मुझे बलूचिस्तान छोड़ना पड़ा। बलूचिस्तान छोड़ना क्यों पड़ा? बलूचिस्तान इसलिए छोड़ना पड़ा कि मैं जो प्रोटेस्ट्स वग़ैरह बीएसओ आज़ाद की तरफ से होते थे
उनमें मैं पार्टिसिपेट भी करता था। पार्टिसिपेट करने के साथ-साथ मैं फिर वहाँ पे स्पीचेज़ वगैरह भी करता था। लेकिन जो जलती पे तेल का काम जिस इवेंट ने किया वो हुआ ये कि मेरा एक कज़न था, वो मेरी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता था। डिपार्टमेंट्स दूसरा था उनका, वो इकोनॉमिक्स में थे, मैं मैनेजमेंट साइंसेज़ में था। कंवर चाकर नाम है उनका। उनको मेरे सामने से एफसी वाले उठा के ले गए, आर्मी वाले। हम यूनिवर्सिटी से जैसे ही निकले, गाड़ी में बैठे, उस वक्त तक हम यूनिवर्सिटी के बाउंड्री में ही थे। उन्होंने रोड ब्लॉक किया हुआ था और कंबर चाकर को उठा के अपने साथ ले गए। तो हम फिर वापस यूनिवर्सिटी आए कि यूनिवर्सिटी के लोग ही इसमें इन्वॉल्व होंगे कि किस वक्त हम निकल रहे हैं, कब आए, कौन कौन थे, कौन सी गाड़ी में बैठे हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी इन्फॉर्मेशन तो फिर यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन या फिर वहाँ की जो टीम है उन्होंने ही दी होंगी। तो हम यूनिवर्सिटी में आए, हमने प्रोटेस्ट किया यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद फिर मुझे यूनिवर्सिटी के सामने से गेट से पुलिस ने उठा लिया। पुलिस उठा के मुझे ले गई। फिर तो मेरे सारे नाम और सारी चीज़ें लोग उनको पता चल गई। हुँ। मैं अखबारों में आर्टिकल्स वगैरह भी लिखता था। तो अप्रैल नहीं, सॉरी, मई 2011 में मेरा एक कज़न था जो पहले से आर्मी की कस्टडी में था। उनको उठाया गया था 15 अगस्त 2010 में। अब अगस्त चूँकि ऐसा महीना है जिसमें 2 इवेंट्स हैं। एक इवेंट ये है कि वो पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है, दूसरा इवेंट ये है कि नवाब अकबर खान बुगटी की जो बरसी है, वो भी इसी महीने में आती है। तो अगस्त हमारे यहाँ बहुत डिस्टर्ब महीना है। तो 15 अगस्त को, 14 अगस्त को आर्मी के ऊपर कुछ हमले हुए मुख्तलिफ इलाकों में। तो 15 अगस्त को उन्होंने आके मेरे कज़न को दीगर 2 लोगों के साथ उठा के गायब किया, ले गए। 9 महीने के बाद 11 मई 2011 को फिर मेरे कज़न की लाश, जो दीगर 2 उनके दोस्त थे उनके साथ उनको उठाया गया था। तीनों को एक जगह पे एक छोटे से मास ग्रेव में उन लोगों ने इकट्ठे दफनाया था। जब वो लाशें डिस्कवर हुई तो मैं अपने कज़न की फ्यूनरल के लिए पार्टिसिपेट करने चला गया। मैं क्वेटा में होता था, पंजगुर गया, क्योंकि मेरा कज़न पंजगुर में रहता था। पंजगुर में जाने के बाद पीछे से यूनिवर्सिटी में रेड पड़ गई। तो मेरे लिए रेड थी। जब मुझे इसका पता चला तो मुझे लगा कि अब ये मुझे रहने नहीं देंगे। खतरा तो हमेशा रहता था हमारे ऊपर। हम घर से निकलते थे तो हमें ये नहीं पता होता था कि हम सही सलामत वापस घर आ सकेंगे कि नहीं आ सकेंगे। रात को सोते थे तो ये सोच के सोते थे कि शायद कल सुबह या फिर रात के किसी पहर हमारी आँख किसी टॉर्चर सेल में जाके खुले। तो मेरी फैमिली ने भी मुझे यही ज़ोर दिया कि आप बलूचिस्तान से निकल जाओ। जो मेरी यूनिवर्सिटी के टीचर्स वगैरह थे, उन्होंने मुझे यही मशवरा दिया कि हमारी यूनिवर्सिटी के तकरीबन 3-4 लड़के उठा के गायब किए गए, फिर उनकी लाशें म्यूटिलेटेड फेंक दी गईं। तो उन्होंने कहा कि हमारे सामने ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आप चले जाओ तो आपके लिए बेहतर है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं बलूचिस्तान छोड़ दूँगा। फिर अच्छा, 2011 के अगस्त के महीने में मैंने बलूचिस्तान छोड़ा। अच्छा। तो बलूचिस्तान छोड़ने के बाद आप पहुँचे कहाँ? क्योंकि मैं कुछ तो प्लान किया होगा कि कहाँ जाना है? नहीं, उस वक़्त कोई प्लान नहीं था। सब अच्छा, कुछ मतलब अचानक से हुआ। ओमान, मस्कत शायद आप जानते भी होंगे। बिल्कुल। ओमान में बलूचों की एक बहुत बड़ी आबादी है। तकरीबन टोटल अच्छा, ओमानी पॉपुलेशन की 43% जो है वो बलोच है। अच्छा। जी। और वहाँ की आर्मी और में जो अक्सरियत है वो बलूचों की। आर्मी चीफ भी वहाँ का जो है वो कुछ वक़्त पहले तक बलोच था, अब शायद बदल गया हो, लेकिन मुझे कन्फर्म नहीं पता। तो मेरी एक सिस्टर हैं, वो ओमानी सिटीज़न हैं। उन्होंने मेरा मतलब अचानक अर्जेंट से वीज़ा निकाला, फैमिली विज़िट, और मैं ओमान चला गया।
ओमान जाके फिर मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई की, मुझे जॉब मिली, फिर मैं वहीं जॉब करने लग गया। और चूँकि ओमान हमें उतना सेफ नहीं लगता, पॉलिटिकल जो रिकॉग्निशन है ओमान में वो फ्रीडम है नहीं। ओमान कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं होने देता। तो मुझे तो ऐसी जगह जाना था जहाँ पे मैं ज़िंदा भी रहूँ और जो हमारा पॉलिटिकल कॉज़ है उसको भी किसी न किसी तरह से सपोर्ट कर सकूँ, उसके लिए काम कर सकूँ। तो मैं फिर जर्मनी निकल गया। 2018 2018 में मैं जर्मनी में आया हूँ और तब से लेकर आज तक मैं जर्मनी में हूँ। जी। तो अब आप जर्मनी में रह रहे हैं और जर्मनी में रहकर बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं। मुझे जी। दो एक सवाल आपसे भी पूछने हैं। एक तो ये कि जब पाकिस्तान में पढ़ाई कर रहे थे, तो आप बता रहे थे कि वहाँ जो पंजाबी टीचर थे, और हम जानते हैं कि यहाँ पर अक्सर हमें सुनने को मिलता रहता है कि बलूच जो हैं वो अ, पंजाबी डोमिनेंस से लड़ रहे हैं, खासकर, है ना? सिस्टम से तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन सिस्टम में पंजाबी डोमिनेंस ज़्यादा है, अपनी वजह है उसकी। तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि वो तो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान के सिलेबस में जब आप पढ़ रहे थे, कॉलेजेस में ऐसी और क्या बातें थी जो आप ख़ास तौर पे बताना चाहेंगे, हम लोगों से शेयर करना चाहेंगे, जिनको लेकर अभी आपको ये लगता है कि वो पूरी तरह गलत बताई जा रही थी, पूरी तरह कुछ ब्रेन वॉश जैसा किया जा रहा था, ताकि हमें समझ में आ सके कि वहाँ पढ़ाया क्या जाता है? पाकिस्तानी सिलेबस में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो सही हो। पाकिस्तानी सिलेबस के हवाले से जोक्स बने हुए हैं। मतलब जो जंगें पाकिस्तान की तारीख में हुई हैं, 65 70 वगैरह, हम्म, तो उनमें यहाँ तक के जो जिस जंग के नतीजे में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, पाकिस्तानी सिलेबस में वो जंग भी पाकिस्तान जीत चुका है। 71। जी। हम्म। वो जंग भी पाकिस्तान जीत चुका है पाकिस्तानी सिलेबस के मुताबिक। तो सिलेबस में ये है। हम्म। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी सिलेबस में होता क्या है। ये तो एक ओवरऑल ओवरव्यू है। दूसरी बात जो बलूचिस्तान के हवाले से है, हम्म। बलूचिस्तान का जिक्र ही नहीं है उसमें। मतलब उस सिलेबस में आप 50 साल भी पढ़ते रहें, आपको ये नहीं पता चलेगा कि बलूचिस्तान एक अलग मुल्क होता था, उस पे अंग्रेज़ों ने आके कब्ज़ा किया, उसको तक़सीम किया गया और तक़सीम के बाद फिर पाकिस्तान ने आके उस पे कब्ज़ा किया। इस ऐसी कोई चीज़ उसमें नहीं है। ना हमारे जो हीरोज़ हैं उनका कोई ज़िक्र है, ना हमारी तारीख़ उसमें है कि बलूच एक कौम है, एक नेशन है, उसकी जो रूट्स हैं वो इस तरह से हैं, वो कितने टाइम से इस ज़मीन पे रह रहे हैं वग़ैरह, वग़ैरह, वग़ैरह। हालाँकि बलूचिस्तान की एक सिविलाइज़ेशन है और मेहरगढ़, शायद आपने उसका नाम भी सुना होगा। जी, बिल्कुल। वो रिसर्चर्स के मुताबिक उसकी कोई 9000 साल पुरानी हिस्ट्री है। वो बलूचिस्तान से उस बिलॉन्ग करता है। अब हाँ, उसको हाँ, भी पूरी पाकि सिविलाइजेशन है, वो तो एंथ्रोपोलॉजी वगैरह सब में, हाँ, जानते हैं हम लोग। हाँ, लेकिन पाकिस्तान में उसका कोई ज़िक्र नहीं है पाकिस्तानी सिलेबस में। वो भी पाकिस्तान का ही हिस्सा है। वो हड़प्पा भी नहीं पढ़ाते? पढ़ाते मोहनजोदड़ो? हैं, लेकिन उसको हुँ। अपना हिस्सा दिखा के पढ़ाते हैं कि मतलब ये हमारी सिविलाइजेशन है, ये हमसे बिलोंग करता है। हालांकि फिर चीज़ों को अगर देखा जाए तो बंदा सोच में पड़ जाए कि यार पाकिस्तान तो कोई, आज अगर काउंट करें तो 75 इयर्स बनते हैं। उस हाँ, जमाने में बिल्कुल। जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे उस वक्त तो 45 40 50 साल हुए थे पाकिस्तान को बने हुए। लेकिन मतलब पाकिस्तान का जो पूरा सिलेबस है वो मुकम्मल तौर पर झूठा है और वो हुँ। लोगों को इसी तरह से ब्रेन वॉश करके पाकिस्तान से जुड़े रहने के लिए मजबूर करते हैं। नहीं, मतलब तो ठीक है, पाकिस्तान, देखिए, मैं ये बात पूछना चाह रहा हूँ कि सिलेबसेस को लेकर तो हर मुल्क में एक खींचतान चलती है। तरह-तरह की सरकारें आती हैं, तरह-तरह के एजेंडे होते हैं, नेशन स्टेट के भी अपने एजेंडेज़ होते हैं, वो सिलेबस में इधर-उधर फेर-बदल होता ही है, चलता है ये। लेकिन हम यहाँ पर बैठकर हिंदुस्तान में
जो पाकिस्तानी पॉडकास्ट कंज्यूम कर रहे हैं, शोज़ कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो खुलकर अब तो आर्टिकल्स भी लिखते हैं। तो हमें एक ऐसी तस्वीर जो है हमारे ज़हन में है अभी कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में जो पढ़ाया गया, वहाँ कुछ ऐसा भी है सिलेबस में कि वो अपनी अलग-अलग एथनिसिटीज़ से नफ़रत करने जैसा भाव भी है। चाहे वहाँ की माइनॉरिटीज़ हों, पंजाबियों के अलावा या मे बी सिंधियों के अलावा, जो वहाँ पर बहुसंख्यक है, जो वहाँ पर मेजॉरिटी हैं। क्या ये वाक़ई सही है? ऐसे आरोप सही हैं? मैंने तो ऐसा सिलेबस नहीं पढ़ा हुँ, जिसमें इस तरह की चीज़ हो जहाँ पे किसी और के बारे में हुँ, नफ़रत पढ़ाई जाए। हुँ, लेकिन मैंने देखा है ऑनलाइन कि उनके सिलेबस में ये चीज़ें हैं। उसके अलावा एक चीज़ जो मैंने अच्छा। देखी है, वो हुँ, ड्रामे करते हैं जो स्टेज शोज़ वग़ैरह जो स्कूल्स में, कॉलेजेस में ये सब कुछ होता रहता है ना कि स्कूल में एक फंक्शन है तो वहाँ पे एक ड्रामा बना लिया, कोई स्टेज शो कर लिया, कोई टैबलो है, कोई कुछ है। तो इन चीज़ों के ज़रिए वो ऐसा करते हैं। अच्छा। ये तो मैंने खुद देखा है। मतलब जो पश्तून नेशन है उनके उनके बारे में इस तरह की चीज़ें वो बनाते हैं, उनको उन्होंने टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है, हालाँकि वो बहुत ज़्यादा हाँ, मैं टोक कर इसलिए पूछ रहा हूँ, आप इसमें बताइएगा। मैं कुछ पॉडकास्ट देख रहा हूँ, उसमें दिखाया कि जैसे पठान को आम तौर पर वो दिखाएँगे कि एक बेवकूफ़ किस्म का इंसान ही होगा साहब पठान तो, ऐसा कुछ है। बलूच को किसी ख़ास तरह की तस्वीर से पेश करेंगे, मतलब वो प्रोजेक्ट करते हैं कि बाकी पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी भी इसी नज़र से देखे। जी, वो इसीलिए तो ये सारी चीज़ें करते हैं ना, उनकी प्रोपेगेंडा मशीनरी है पूरी जो लगी हुई है इन चीज़ों के लिए। अब तो बलूच को क्या दिखाते हैं वो? बलूच को वो जाहिल दिखाते हैं, लड़ाकू अच्छा, दिखाते हैं और अच्छा। मतलब एक तरह से वहशी दिखाते हैं। ये हुँ, वो अपने लोगों तक वो मैं आपको शुरू में बता बता तो रहा था कि एक ज़माना था जब मैंने ज़हनी तौर पर ये कबूल कर लिया था कि हम नालायक हैं, हम हुँ। कुछ नहीं कर सकते। मतलब ना हम पढ़ा सकते हैं, ना हम पढ़ सकते हैं। मतलब इस तरह का उन्होंने ब्रेन वॉशिंग की हुई मतलब थी कि टीचर ही अपने स्टूडेंट्स में इस तरह से भर देते हैं कि भाई आप नहीं करा सकते, मतलब जो हमारे यहाँ बोला जाता है कि आपको हीन भावना से भर देते हैं, आप में इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भरते हैं। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। अच्छा। मतलब ओके। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि एक ज़माना था कि मुझे मतलब अपने लोगों से एक तरह से नफ़रत हो गई थी। अच्छा। इस तरह से वो ज़हनी तौर पर इंसान को मफ़लूज कर देते हैं। ठीक। उसको मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रॉय करते हैं। वो तो शुक्र है कि मुझे बीएसओ आज़ाद जैसा एक प्लेटफ़ॉर्म मिला, जिसके जिसमें शामिल होने के बाद मुझे पाकिस्तानी सिलेबस से बाहर निकलने का मौका मिला कि मैंने फिर बीएसओ आज़ाद में होता क्या था, बीएसओ आज़ाद असल में उसकी फुल फॉर्म अगर आप करें तो बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइज़ेशन। हुँ, वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं, वो हुँ, ही हुँ, उनके मेंबर बन सकते हैं। जब आप यूनिवर्सिटी लाइफ से निकल जाते हैं, तो आपकी मेंबरशिप ऑटोमैटिकली खत्म हो जाती है। हुँ, तो बीएसओ आज़ाद का ये काम था कि वो कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स थे, वो उनको पढ़ने का एक तरह से मोटिवेट करते थे उनको, इन्फ्लुएंस करते थे कि आप पढ़ें। ये हुँ। नहीं कि एक प्रोपेगेंडा वो उनके ज़हनों में डालते थे, बल्कि वो उनको इस तरह से इन्फ्लुएंस या पर्सुएड या मोटिवेट करते थे कि आप अ, पढ़ें। जो इंटरनेशनल ऑथर्स हैं आप पढ़ें, अफ़साने पढ़ें, हिस्ट्री के ऊपर पढ़ें, आप मुख्तलिफ पॉलिटिकल जो स्ट्रगल्स दुनिया में हुई हैं, उनके बारे में पढ़ें। मतलब एक तरह से वो इंसान को या किसी स्टूडेंट को, किसी नौजवान को इंडिपेंडेंट बनाने की एक हाँ, पूरी उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया है कि किस तरह से किसी को खुलने या किसी को हाँ, सामने एक आने एक्सपोज़र देना चाहते थे, वर्ल्ड व्यू देना एग्ज़ैक्टली, चाहते थे कि सिर्फ़ एग्ज़ैक्टली। सिलेबस मत पढ़ो बल्कि बाहर की चीज़ें भी पढ़ो, जी। नज़रिया तो बढ़े। हुँ, वहाँ से हमें थोड़ा-सा पाकिस्तानी सिलेबस में से बाहर निकलने का मौका मिला। जब जी, तक हम येसो आज़ाद में शामिल नहीं हुए थे और वहाँ जो पढ़ने का कल्चर था वो एडॉप्ट नहीं किया था, तो शायद ये बात मुनासिब ना हो,
लेकिन हम एक कुएं में जो पड़ा हुआ मेंढक होता है ना, उसको लगता है उस दुनिया बस यही कुआं है। तो हम भी उस जमाने में ऐसे ही थे कि हम समझते थे कि दुनिया जो है वो बस यही है, इससे आगे कुछ भी नहीं हुँ। है। हुँ। अच्छा, मैं ना बहुत सारे संगठनों के नाम सुनता हूँ, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके नाम सुनने में आते हैं। बीएसओ आज़ाद आप बता ही रहे हैं, फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट में आप काम कर ही रहे हैं। पिछले पॉडकास्ट में हमारे मेहमान जो थे, वो बीएनएम में काम कर रहे थे, है ना? तो मैं ये समझना चाहूँगा, और अभी तो चल ही रहा है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बीएलए का नाम। क्या हिसाब किताब है? कितने संगठन हैं? कौन किस तरह से चलता है? क्या कुछ ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में इलेक्शन लड़कर हासिल करना चाहते हैं ऑटोनॉमी या कुछ और? कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने सियासत छोड़ दी होगी, और कुछ ऐसे भी हैं जो हथियारबंद हैं। आप थोड़ा अगर बता सकें हमें। संगठन इंग्लिश में मूवमेंट को कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, संगठन ऑर्गेनाइजेशंस को कहते जी। हैं। अ, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हुँ, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, अब बलूचिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो डिवाइडेड है टू फ्रैक्शंस में। एक फ्रैक्शन है उसका जो आर्म्ड है, और एक है नॉन वायलेंस जो डेमोक्रेटिक है। जो नॉन वायलेंस पे यकीन रखने वाले ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें आपने दो के नाम तो बता दिए। कमाल आपका गेस्ट रह चुका है, हुँ, हुँ। बीएनएम से ताल्लुक है, और मेरा ताल्लुक फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट से है। इन दो ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है बीआरपी, बलोच अच्छा। रिपब्लिकन पार्टी। उसको हेड कर रहे हैं ब्रामदक बुगटी, जो नवाब अकबर खान बुगटी के पोते हैं, ग्रैंडसन। जी, जी, जी। और फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट को हेड कर रहे हैं हेरबियार मरी, जो नवाब खैर बख्श मरी के सन हैं, उनके बेटे हैं। जी। और नवाब खैर बख्श मरी शायद आप जानते होंगे, लेकिन नवाब खैर बख्श मरी को अगर कोई डिफाइन करना चाहे तो हम उनको द प्रॉफिट ऑफ बलोच नेशनलिज्म के नाम से याद करते हैं। हुँ, वो उन्होंने बलोच नेशनलिज्म को एक तरह से स्प्रेड किया। बिल्कुल। और वो एक ऐसे इंसान हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ कभी भी अ, साथ चलने के लिए वो कभी राजी नहीं हुए। हुँ, बहुत सारे लोग थे, वो समझते थे कि हम पाकिस्तान से डेमोक्रेटिकली लड़ के अपना कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो वाहिद इंसान थे कि उन्होंने सिर्फ एक दफ़ा ट्राई किया था पाकिस्तानी जो पॉलिटिक्स है, पार्लियामेंट के ज़रिए उसमें पार्टिसिपेट किया था। हुँ, उसके हुँ, बाद जब वहाँ से एक दफ़ा निकले तो फिर उन्होंने पलट के नहीं देखा। वो जलावतन हुए, उनका पूरा कबीला जो है वो मरी कबीले से उनका ताल्लुक है। तो हुँ, पूरा कबीला तकरीबन तकरीबन पिछले 60 सालों से मुकम्मल तौर पे जो स्टेट ऑपरेशन है वो सह रहा है। हम लोग थे, हम ऑपरेस्ट तो हैं या ऑपरेस्ट रहे हैं, लेकिन हम उस तरह से ऑपरेस्ट नहीं रहे हैं किसी तरह से, जिस तरह से मरी कबीला रहा है। मरी अच्छा, आप कबीले, जब कहते हैं हम, तो हम से क्या मतलब है? हम से मुराद कि मरी कबीले से बाहर अच्छा। जो मरी ट्राइब है, मरी ट्राइब से बाहर जितने भी ट्राइब्स हैं बलूचिस्तान में, वो 2000 के बाद इफेक्ट होना शुरू हुए हैं। अच्छा, पहले लेकिन ज़्यादातर बुगती और मर्री ट्राइब इसको झेल भुट्टी रहे थे। उस वक्त तक नहीं, उस अच्छा, वक्त वो भी बाद में। वो भी बाद में, वो 2000 के हाँ। बाद जी, आके जी, फिर जी। शुरू हुए, जी। इफेक्ट होना शुरू हुए। मरी कबीला जो है वो 70s से लेकर आज तक, अच्छा, वो वो तब से लेकर आज तक वो लड़ उनकी रहा है। वो लड़ रहे हैं। उन्होंने हाँ, पाकिस्तान के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं किया है, कभी अच्छा। भी नहीं। तो 70s में जब बलूचिस्तान की एक ऐसी ही मूवमेंट जो आज है उस वक्त भी थी। चूंकि उस वक्त मीडिया इस तरह से एडवांस नहीं था, तो काफ़ी लोगों को वो सारी चीज़ें नहीं पता चली। किताबें लिखी जा चुकी हैं उस पे, वो बंदा पढ़ सकता है, उसके बारे में जानकारी ले सकता है। हुँ,
तो वो जलावतन हुए, अफ़गानिस्तान चले गए। अफ़गानिस्तान में जब रशिया अफ़गानिस्तान से निकला तो तालिबान की हुकूमत आ गई। अब तालिबान तो उस वक़्त तक तो पाकिस्तान के बगल बच्चे थे। उन्होंने क्रिएट किया, ट्रेन किया, ठिकाने फराहम किए। रशिया के निकल जाने के बाद फिर वहाँ पे हालात को मुकम्मल तौर पे मतलब पाकिस्तान ही हो गया। हुँ। तो फिर खैर बख्श मरी साहब ने डिसाइड किया कि वो वापस आएँगे। वो वापस आए और फिर जंग तो एक तरह से रुक गई, लेकिन फिर उन्होंने एक नए सिरे से अपने जंग की तैयारियां शुरू की कि इस दफ़ा हम कुछ इस तरह से करें कि हम किसी के किसी की तरफ हमारी एक्सपेक्टेशंस उस तरह से ना हो कि अगर वो हाथ खींच ले तो फिर हम नीचे गिर जाएं। हमने कुछ इस तरह से तैयारी करना है। और मतलब अगर ठिकाने की बात करें तो अफ़गानिस्तान बलूच का हमेशा से एक तरह से एक अलाई रहा है। तो इस दफ़ा चूँकि अफ़गानिस्तान तालिबान के हाथ में था और इनडायरेक्टली उस पे पाकिस्तानी रूल कर रहा था, तो उन्होंने मिल के बैठ के फिर उस वक़्त बहुत कम थे तादाद में, वहाँ पे एक हक तवार के नाम से उन्होंने स्टडी सर्कल इंट्रोड्यूस किया। हुँ। वहाँ से फिर आहिस्ता-आहिस्ता से लोगों ने वहाँ पे अटेंड किया स्टडी सर्कल, और एक तरह से वो एक पॉलिटिकल अवेयरनेस आना आहिस्ता-आहिस्ता से शुरू हुई। इस वक़्त हुँ। जो बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर है सरफराज बुगटी, वो एक डेथ स्क्वाड का हेड है। वो डेरा बुगटी और सुई जो बुगटी इलाके हैं, वहाँ हुँ, पे एक हुँ। डेथ स्क्वाड चला रहा है, और वो किसी से ढकी-छुपी बात नहीं है, वो सबको तो पता है। तो क्या इनमें आपस में भी कोई लड़ाई-झगड़े चलते हैं? मतलब चलते ही होंगे फिर तो। ज एक तरफ बुगटी ट्राइब आज़ाद बलूचिस्तान के लिए लड़ रही है, दूसरी तरफ एक बुगटी वहाँ का जो है चीफ मिनिस्टर बना हुआ है। जो बुगटी ट्राइब है, उसमें सब ट्राइब्स बहुत सारे हैं। हुँ। जो सरफराज बुगटी है, वो कल्पर बुगटी है। अच्छा। जी। अब बुगटी में एक मरहट्टा बुगटी है, एक मेरे ज़हन से दूसरे सब हुँ, ट्राइब का हुँ। नाम राहेजा बुगटी है, कल्पर हैं। तो ये कल्पर का जो मसला है, ये आज का नहीं है। ये उस वक़्त ये जो फ्रीडम मूवमेंट थी, ये उस वक़्त एग्ज़िस्ट ही भी नहीं करती थी। तो कल्पर बुगटियों ने नवाब अकबर खान बुगटी के एक बेटे को कत्ल कर दिया। अच्छा, मैं जी। समझ गया। हाँ, एक वाक़या ये हुआ था। जी। सलाल सलाल बुगटी उनका नाम था, उनको कत्ल कर दिया। तो फिर चूँकि नवाब अकबर खान बुगटी सरदार थे, नवाब थे, हुँ। तो इन्होंने फिर वो इलाका छोड़ दिया। और इन्होंने वो शायद ये भी कहा था कि मैं कोई एफआईआर नहीं कटवाऊँगा, ये बदला मैं खुद लूँगा। हाँ, तो हुँ। ये लोग जो सरफराज की पूरी फैमिली थी, मतलब कल्पर जो पूरे कल्पर थे, वो सुई से निकल गए और वो आके पंजाब में रहने लगे। अच्छा। इनको जब नवाब अकबर खान बुगटी पे जो एयर स्ट्राइक्स हुए थे, जिनका मैंने हवाला दिया था, हुँ, हुँ। उन एयर स्ट्राइक्स के बाद नवाब अकबर खान बुगटी ने जो अपना घर छोड़ा था, तब जाके ट्रकों में भर-भर के मुशर्रफ ने इनको लाके वहाँ पे आबाद किया। वापस से। जी, अच्छा। जी। अच्छा ये बताइए बलूचिस्तान वैसे तो काफ़ी बड़ा इलाका है, लेकिन फ़िलहाल उसकी आबादी कितनी है? आबादी तकरीबन कोई 10 मिलियन से तो ऊपर ही है। 1 करोड़ कह रहे हैं आप? 1 करोड़ से ऊपर ही है। अच्छा। और इसमें वो भी लोग हैं जो बलूचिस्तान ऑफिशियल से बाहर के रहने वाले हैं, उन्हें यहाँ बसाया ऑफिशियल गया? जो पाकिस्तान ने जो स्टैटिस्टिक्स रिलीज़ की हैं, उनके हिसाब से 1.5 करोड़ तकरीबन है। लेकिन अ, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने जो असल नंबर्स हैं, जो असल स्टैटिस्टिक्स हैं, वो उसने सामने नहीं लाए। पाकिस्तान पे हम ट्रस्ट नहीं करते। जब तक हम इंडिपेंडेंटली कोई एक्सरसाइज़ नहीं कैरी आउट करते, उस वक़्त तक हम पाकिस्तानी स्टेट्समैन्स के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है। अब उसकी एक हिस्ट्री है। अच्छा। हिस्ट्री ये है कि जब बांग्लादेश और पाकिस्तान एक हुआ करते थे, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, उस वक़्त जो पूरा आज का करंट पाकिस्तान है, उनको मिला के
वन यूनिट का नाम दिया गया, ताकि आबादी कम से कम अगर बंगालियों से ज़्यादा नहीं होती तो उनके आसपास ही आ जाए। तब भी नहीं हुआ तो उन्होंने क्या किया, इन सब इलाकों को एक वन यूनिट का नाम दिया। और फिर ये कहा गया कि जो रिसोर्सेज हैं, जो रियासत के रिसोर्सेज हैं, उनकी तकसीम आबादी पर नहीं होगी बल्कि रकबे पर होगी। जो अच्छा, इलाके लैंड के हिसाब मास से। है, जी, जो लैंड मास है उसके हिसाब से होगी। तो फिर जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ तो इन्होंने वन वन यूनिट को तोड़ दिया, और फिर बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाके इन्होंने काट के पंजाब और सिंध में भी शामिल किए। हुँ, जो करंट बलूचिस्तान इस वक्त पाकिस्तान के मैप पे आपको नजर आएगा, हुँ, हुँ। वो एक्चुअल बलूचिस्तान नहीं है। इसमें बहुत सारे इलाके काटे गए हैं। जो जहाँ पे रहते बलोच हैं, हिस्टोरिकली वो बलोच इलाके हैं, वहाँ पे रूल जो है बलोचों का रहा है। लेकिन उनको काट के फिर पाकिस्तान ने पंजाब और सिंध में शामिल किया है। अच्छा, तो इस वजह से जो स्टैटिस्टिक्स पाकिस्तान सामने लेके आता है, उनमें से वो इलाके जो उसने काट के सिंध और पंजाब में शामिल किए हैं वो तो काउंट होते नहीं है। अब हमारा क्लेम तो ये है कि वो भी हम ही हैं, हुँ, हुँ। वो भी बलूचिस्तान ही है। अब इस तरह इसलिए किया गया है ताकि किसी न किसी तरह से जो पाकिस्तानी पंजाबी जो बालादस्ती है उसको कायम किया जा सके, उसको आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है, पंजाब की आबादी को ज्यादा दिखा के रिसोर्सेज ज्यादा ले लिए जाएं। ठीक है। लेकिन ये जो दावा आप लोग करते हैं कि पंजाब में या सिंध में हमारे इलाके मिलाए गए, मैं पिछली बार कमाल बलूच से भी बात पूछ रहा था कि हम तो ये भी पढ़ते हैं कि बलूचिस्तान के कुछ इलाके ईरान और अफ़गानिस्तान में भी हैं। ये बात ठीक है? कुछ इलाके नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि बलूचिस्तान का तकरीबन कोई 30% लैंड मास जो है वो ईरान के कब्जे में है। ओह! मैं उसको शामिल नहीं करार दूंगा कि दैट इज इंक्लूडेड इन ईरान और दैट इज कब्ज़ा पार्ट। है। उसको कब्जा किया गया है। अब जो अफगानिस्तान में शामिल बलोच इलाके हैं उसकी अलग हिस्ट्री है। जो ईरान में बलोच इलाके हैं उन उसकी अलग हिस्ट्री है। प्लीज़ बताइए थोड़ा-सा। सबसे पहले मैं उस बलूचिस्तान की बात करूंगा जो इस वक्त ईरान के कब्जे में है। हुँ, जब अंग्रेज बलूचिस्तान पे काबिज हुए तो बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने तो उनको वेलकम किया, उनके मुलाजिम बन गए, उनके कुत्ते धोने शुरू कर दिए। लेकिन बलूचिस्तान में बलोच लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, उनको बलूचिस्तान से बाहर निकालने की कोशिश की, जिस तरह से आज पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो अंग्रेज ने तंग आके वो डिवाइड एंड रूल वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। अब हिंदुस्तान को तकसीम करने के लिए उन्होंने मजहब का कार्ड खेला। अब बलूचिस्तान के साथ ये कार्ड एप्लीकेबल था नहीं, क्योंकि बलूच सारे एक ही मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ज़मीन को काट दिया। हुँ, एक हिस्सा काट के उसको, जो जो बॉर्डर लाइन है, वो आज भी अगर आप जाके सर्च करेंगे इंटरनेट पे या कहीं पर भी, गोल्डस्मिथ लाइन के नाम से उस लाइन को पहचाना जाता है, जो बलोच इलाकों को काट के ईरान में शामिल करता है। वो इलाके काटे गए, उन पे मतलब ईरान को किसी तरह से सपोर्ट किया गया ताकि वो उन इलाकों में उन इलाकों को अपने कंट्रोल में ले। उसके बावजूद भी बलोचों ने ईरान के खिलाफ मुजाहिमत की, रेजिस्ट किया, और उस इलाके पे अपना जो एक तरह से गवर्नेंस है उसको कायम रखा। हुँ, फिर ईरान ने बलूचिस्तान पे दोबारा फौजकशी की, बलूचिस्तान पे हमला किया। उस हमले में एयर स्ट्राइक्स की। जो बलूचिस्तान का हाकिम था, सरदार दोस्त मोहम्मद के नाम से जाना जाता था, उसको गिरफ्तार किया गया। तब जाके जो बलूचिस्तान की एक अलग हुकूमत थी, गवर्नेंस थी, उसको ख़त्म किया गया, और तब से आज तक वो फिर मुकम्मल तौर पे उस पे ईरान रूल कर रहा है। ठीक है। जो अफगानिस्तान का पार्ट है वो उसको ये काटता है। ईरान वाली कहानी जो आप बता रहे थे, मैं टोक कर पूछ रहा हूँ, ये किस साल की है ताकि क्लैरिटी हो? 1928 की है। तब तक ये हुआ है, ठीक है जी। अब जी। अफ़गानिस्तान। हुँ, अफगानिस्तान का जो इलाका बलूचिस्तान का कट
कट के अफगानिस्तान में शामिल होता है, हम्म। वो उस लाइन को डूरंड लाइन के नाम से जाना जाता है। अब अफगानिस्तान के साथ हमारा थोड़ा सा एक फ्लेक्सिबल अप्रोच इसलिए है क्योंकि अफगानिस्तान के भी बहुत सारे इलाके उस लाइन में कट गए हैं, हम्म। जो आज खैबर पख्तूनख्वा में शामिल हैं, हम्म। हम्म। और एक बहुत बड़ी जमीन जो है वो अफगानिस्तान की बलूचिस्तान में भी शामिल है। अब जो डूरंड लाइन बलूचिस्तान को काटता है, उसके साथ साथ वो अफगानिस्तान को भी काटता है। अब दो मुल्क हैं, जैसे बलूचिस्तान है और अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान आज तक इस पोजीशन को ऑन करता है कि मैं ड्यूरंड लाइन को नहीं मानता, बिल्कुल। और जब भी पाकिस्तान वहां पे कोई बॉर्डर या कोई बाड़ वाड़ लगाने की कोशिश करता है, तो अफगान आर्मी जो है वो रेजिस्ट करती है, वो नहीं बनने देती। तो ड्यूरंड लाइन को हम भी नहीं मानते, अफगानिस्तान भी नहीं मानता। तो यहाँ पे वी आर मतलब ऑन द सेम। तालिबान की चाहे जितनी भी दोस्ती पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट से हो, लेकिन डूरंड लाइन के मामले में वो नहीं, पाकिस्तान के हिसाब से नहीं चलने को तैयार है। नहीं, इस वक्त जो अभी अभी जो तालिबान की नई हम्म। गवर्नमेंट आई है, ये हाँ। इनकी पाकिस्तान के साथ दोस्ती उस तरह से नहीं है, क्योंकि इन्होंने हम्म। पाकिस्तान को देख लिया। पाकिस्तान ने 4-4 हज़ार डॉलर में इनको उठा के अमेरिका के हाथों बेचा। ठीक मतलब है। ये ह्यूमन हिस्ट्री में शायद एक बहुत हिस्टोरिकल फैक्ट हो कि लोगों को 4-4 हज़ार डॉलर में बेचा गया है अमेरिका के यहाँ। तो अब अफगानिस्तान के जो लोग हैं, उनको पाकिस्तान की असलियत का पता चल गया है कि भाई ये किसी का दोस्त नहीं है, किसी का भाई नहीं है। पहले तो समझ कहते थे कि हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क या ब्रादर इस्लामी कौम, लेकिन अब उनको ये चीज क्लियर हो गया है कि ये सिर्फ पैसे के ब्रादर हैं, ये ठीक। किसी इंसान के ब्रादर नहीं है। तो अब ये जो करंट अफगान तालिबान हुकूमत है, ये पाकिस्तान को भाव नहीं देता उस तरह ठीक है। से। तो डूरंड लाइन वाली बात ये है। जी, तो हम ये हम्म। समझते हैं कि जो हम्म। डूरंड लाइन वाला किस्सा, चूंकि हम दोनों इसमें ऑन द सेम बोट हैं, तो हम किसी न किसी तरह से इसको निगोशिएशंस के जरिए हल कर सकते हैं। जब हमारे पास ये स्टेटस हो कि हम एक आज़ाद मुल्क हैं और हम एक टेबल शेयर कर सकें किसी दूसरे मुल्क के साथ, तो हम अफगानिस्तान के साथ बैठ के इस मसले पे बात कर सकते हैं। उनके जो इलाके हैं उनको रिलीज कर सकते हैं, ताकि वो अपनी जो एक यूनिफाइड अफगानिस्तान है उसको मुकम्मल कर सकें, और वो हमें ये मौका दें कि हम अपने यूनिफाइड बलूचिस्तान को मुकम्मल अच्छा। कर। अब लेकिन इसमें। अच्छा जी। लेकिन जी जो जी जी। ईरान वाला पार्ट है, हम्म। उस पे हमारा एग्जैक्टली वही क्लेम है जो पाकिस्तानी बलूचिस्तान पे हमारा क्लेम है। वहां पे भी हमारी एक कोशिश है, चूंकि ईरान पाकिस्तान से हार्डर है, उसकी जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, उसकी इंटरनल जो सिक्योरिटी है, पॉलिटिक्स है, वो पूरा मतलब उन्होंने एक चीज तरह से कंट्रोल में रखा हुआ है, हम्म। और पॉलिटिकल एक्टिविटीज वहां पे आजादाना तौर पे हो नहीं सकती। लेकिन बलोच जो ईरानियन ऑक्युपाइड बलूचिस्तान के हैं, वो भी ईरान से आज़ादी चाहते हैं, और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट, उसका जो एजेंडा है वो यूनाइटेड बलूचिस्तान का एजेंडा है। वो कहते हैं कि हम अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान, ये जो पूरा बलूचिस्तान है, हिस्टोरिकली जो बलूचिस्तान हुआ करता था, हम उस बलूचिस्तान को कोशिश कर रहे हैं कि रिस्टोर करें। तो क्या ऐसा भी है जो बाकी तंजीमें हैं जिनके बारे में हमने भी बातें की हैं, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, क्या इनसे आपका इस मामले में थोड़ा जो है डिफरेंस भी रहता है? जो बलूचिस्तान को थोड़ा नहीं फ्री तो बहुत, कराना चाहते हैं, लेकिन कोई हो सकता है ईरान से ना कहना चाहता हो। थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अच्छा, तो मैं यही समझना चाह रहा हूँ कि इतनी सारी बना ली हैं, एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, तो कोई डिफरेंस तो होगा ही ओपिनियन में। यही तो सबसे बड़ा डिफरेंस है। हम्म। ये डिफरेंस नहीं था। हम्म। अगर सपोज आपके शो में कमाल ने बात की थी, मैंने हम्म। सुना था कि वो कह रहे थे कि हमारा ईरान के साथ कोई मसला नहीं है। मैं शायद मुनासिब नहीं होगा अगर मैं ये बोलूं कि वो झूठ बोल रहे हैं, हम्म। क्योंकि
मैं ये साबित कर सकता हूँ कि जो बलोच नेशनल मूवमेंट है वो हिस्टोरिकली यूनाइटेड बलूचिस्तान की बात करता रहा है। अब जो बलोच नेशनल मूवमेंट है उसको फाउंड जो किया, उसको क्रिएट जो किया, वो गुलाम मोहम्मद बलोच ने किया। गुलाम मोहम्मद बलोच यूनाइटेड बलूचिस्तान की बात करता था। हम्म। कमाल साहब जो हैं वो हम यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में हमेशा इकट्ठे बैठते रहे हैं। हम्म। मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ, वो मुझे भी अच्छी तरह से जानते हैं। जब तक वो बलूच बीएसओ आज़ाद में थे, जब तक शहीद गुलाम मोहम्मद जिंदा थे, जब तक हम सब बलूचिस्तान में थे, तो वो भी ईरान के अगेंस्ट एक एक्टिविस्ट थे, चैंपियन एक्टिविस्ट थे। हमने ईरान के खिलाफ बलूचिस्तान में, क्वेटा में प्रोटेस्ट्स किए हैं। और उस ज़माने में जो बलोच नेशनल मूवमेंट की जो स्टेटमेंट्स वगैरह आती थी मीडिया में, उसमें तो जिस ज़बान से पाकिस्तान से बात की जाती थी उसी ज़बान ईरान के बारे में भी इस्तेमाल की जाती थी। अब शायद हो सकता है कि कुछ इंटरेस्ट्स हों जिनकी बुनियाद पे वो आज जो बलूचिस्तान का जो ग्रेटर कॉज है, ग्रेटर को नेगेटिव मत लीजिएगा, मैं ग्रेटर उस सेंस में नहीं बोल रहा, फाशिस्टिक सेंस में। हम्म। ग्रेटर में उस कॉज के ग्रेटनेस को बोल रहा हूँ कि जो आज़ादी का कॉज है वो एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी मंजिल है, बहुत बड़ा मकसद है। तो शायद वो थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर गए हैं किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की वजह से या ऐसा कुछ। लेकिन शुरू में तो बीएनएम इस तरह नहीं था। आज का जो बीएनएम है वो इस तरह की जो एक चीज सामने लेके आते हैं, हम इसको एक कॉम्प्रोमाइज्ड अप्रोच समझते कहते हैं। हैं। जी, ओके। कंप्रोमाइज्ड अप्रोच, कंप्रोमाइज्ड ठीक है। पॉलिटिकल ओपिनियन ठीक है। हाँ, हमारा। ये तो देखिए होता ही है कि ओपिनियन में डिफरेंस तो होता ही है। आज़ाद साहब बलूचिस्तान को कराना चाहेंगे। ये हिंदुस्तान की मूवमेंट में भी जब आज़ादी की थी या किसी मुल्क की होती है, तो इधर-उधर थोड़ा 19-20 सब अपने हिसाब से चलते हैं। तो हो सकता है आप लोगों के बीच में ये सब डिफरेंस हो। हम हिंदुस्तानी होने के नाते समझना चाह रहे थे कि जब इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक ही चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, तो इनमें फ़र्क क्या है फिर? तो आप बता रहे हैं, ठीक है, ऐसा होगा। अब मैं आपसे ये और पूछना चाहूँगा कि ये सवाल तो मैंने पिछले गेस्ट से ही पूछा, है ना? ये आपसे भी मैं पूछना चाहूँगा। अभी आपने बात कही कि ये वो तालिबान नहीं है, जो पुराना तालिबान था, यानी कि पाकिस्तान के साथ हर बात पर एग्री कर जाने वाले तालिबान नहीं हैं ये लोग। एक चीज़ आपने ये कही। दूसरा आपने ये भी कहा कि बलूचिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान का उस तरह का रिश्ता तो रहा है कि हम थोड़ा-सा उसके साथ फ्लेक्सिबल हैं। तो क्या इससे ये भी मैसेज लिया जाना चाहिए कि जो बलूचिस्तान को आज़ाद कराने की कोशिश हो रही है, उसमें इस वाले तालिबान या इस वाली अफ़गानिस्तानी सरकार का भी साथ लिया जा सकता है? मैं कोट करूंगा नवाब खैरबख्श मरी की एक बात को। उन्होंने लफ्ज यूज किया था सुअर। अच्छा। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि सुअर के साथ बैठा जा सकता है, बात की जा सकती है, लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं। और पाकिस्तान के खिलाफ हमें शैतान भी आके मदद करे तो हम वो मदद भी लेंगे। अच्छा। ये नवाब खैर बख्श मरी ने अपने एक इंटरव्यू में बात की थी। ठीक है। तो ईरान के अलावा ईरान से हम कोई सपोर्ट नहीं लेंगे और ना ही हम ये कोशिश करेंगे कि ईरान की तरफ से कोई सपोर्ट आए, क्योंकि ईरान की तरफ से अगर कोई सपोर्ट आ भी जाए तो वो हमें किसी न किसी तरह से एक शराब में फंसाने के लिए होगा। अब ईरानियन हिस्ट्री है हुँ, कि हुँ। 70s में जो मैंने रेफरेंस दिया था कि बलूचिस्तान में एक जंग हुई थी, तो चूंकि उस वक्त पाकिस्तान की फौज जो थी वो दो महाजों पे लड़ रही थी, बांग्लादेश में भी लड़ रही थी और बलूचिस्तान में भी लड़ रही थी। तो हुँ, जब फौज तकसीम थी, एक बहुत बड़ा महाज था बांग्लादेश का, फौज सारी वहाँ पे एंगेज थी, तो उस वक्त बलोचों ने बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट कर ली थी और बहुत सारे इलाकों से पाकिस्तानी रेट मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दी थी। फिर यह हुआ कि जो ईरान का शाह है
उसने अपनी बकायदा मिलिट्री दी, अपनी एयरफोर्स दी, और जेट्स दिए, आगे, हाँ हाँ। जी, आके उन्होंने बलूचिस्तान पे हमला किया, और बलूचिस्तान के जो लोग थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको बहुत बड़ी तादाद में नुकसान पहुंचाया। हम्म। अब ईरान वही ईरान है। कल उसका मसला ये था कि उसको ये डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था कि उसके बगल में एक इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान बने, जब वो बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा, तकरीबन कोई 30-40% लैंड मास का उसके कब्जे में है, और बलूचिस्तान की बहुत बड़ी आबादी, तकरीबन कोई 6 मिलियन के करीब बलोच हैं ईरानियन ऑक्युपाइड बलूचिस्तान में। उसको इस चीज़ का बिल्कुल सही से अंदाज़ा था कि अगर कल को जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड बलूचिस्तान है वो कोई आज़ाद हो जाता है, तो मेरे जो पार्ट का ऑक्युपाइड बलूचिस्तान है वो भी अपनी आज़ादी की तरफ जा सकते हैं। अब जैसे बलूचिस्तान अगर आज़ाद हो गया, तो एक तरह से उसको एक डिप्लोमेटिक फोरम मिल जाएगा। हम्म। डिप्लोमेटिक फोरम के साथ साथ उसको इंटरनेशनल फोरम्स जितने भी हैं वहां तक उसको रसाई मिल जाएगी। सही। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक भी बलूचिस्तान जा सकेगा। अब जब बलूचिस्तान के पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी, तो वो मेरे अगेंस्ट उस उन अपॉर्चुनिटीज को क्यों इस्तेमाल नहीं करेगा? आज भी हाँ। ईरान का डर यही है। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है कि वो जो बलूचिस्तान की फ्रीडम मूवमेंट है उसमें किसी न किसी तरह अपना इन्फ्लुएंस डाल दे। ठीक। तो हम ईरान के अलावा दुनिया के किसी भी मुल्क से किसी तरह का भी सपोर्ट लेंगे। ठीक है। हमें ज्यादातर जो जिस सपोर्ट की हम चाह रखते हैं, हम चाहते हैं हम्म। कि वो सपोर्ट हम्म। हमें मिले। हम ये हम्म। नहीं चाहते कि हम कोई हमारे लिए अपनी आर्मी डिप्लॉय करे। हम ये हम्म। भी नहीं चाहते कि कोई हमारे लिए पैसे दे। पैसे भी नहीं चाहिए हमें। हमें जो चीज़ चाहिए वो डिप्लोमेटिक सपोर्ट चाहिए। तो बिना हथियार और पैसों के कैसे लड़ाई लड़ेंगे? बलोच के पास इतने पैसे हैं कि वो अपनी जंग को सपोर्ट कर सकता है। हथियार कहाँ से आते हैं? ये बात बहुत लोग जानना चाहते हैं। ये समझ नहीं आता है कि बलूच लोग हथियारों वाली जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो किसके सपोर्ट से लड़ रहे हैं? चूंकि मेरा ताल्लुक किसी आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है, हम्म। तो जी। शायद मैं आपको नहीं बता सकूं कि हथियार कहाँ से आते हैं। लेकिन रशिया आया था अफगानिस्तान, बिल्कुल। अफगानिस्तान से निकल गया, एक हथियारों की बहुत बड़ी खेप पीछे छोड़ के निकल गया। हम्म। उसके बाद अमेरिका आया अफगानिस्तान में, वो निकल गया, और उसने भी हथियारों का एक बहुत बड़ा खेप पीछे छोड़ा। ठीक है। तो ये हथियार उस पूरे रीजन में फैल गए। स्मगल कहीं से भी कोई कर मतलब सकता है। हथियार पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अफगानिस्तान के हमारे मार्केट रीजन में में एटलीस्ट, खुले में बंदूकें बिकती हैं, बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं। हमारे रीजन में तो एटलीस्ट। अब ये बताइए मुझे कि आप जैसे अभी कुछ मुल्कों के नाम गिना रहे थे, आपने कह दिया साफ साफ कि ईरान के अलावा जो मुल्क हमें साथ देना चाहे हम ले लेंगे। अभी जो वाकया हुआ ट्रेन वाला, जो बीएलए ने किया, है ना? और आप बाहर बैठे हुए, जर्मनी में बैठे, यूरोप में बैठे हैं आप, तो आप बेहतर बता पाएंगे। इस वाकये के बाद फ्री बलूचिस्तान के मुद्दे पर आपको सपोर्ट ज्यादा मिलता दिख रहा है लोगों का, या फिर एक तस्वीर ये भी आ रही है उभर कर कि भाई बलूचिस्तान के लोग मिलिटेंसी की तरफ तो देखो बढ़ ही रहे हैं, तो इतना ओपनली हम इनका सपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं। इतना तो आप मानेंगे फर्क कि ये तो होता ही है कि अगर आप अहिंसक ढंग से, नॉन वायलेंट ढंग से कुछ आगे बढ़ाएं, तो ओपनली उसको सपोर्ट करना थोड़ा ज्यादा आसान होता है बाकी मुल्कों के लिए भी। हमने ट्राई किया, हम्म। नॉन वायलेंस हम ट्राई करते रहे। और अब जो बलूचिस्तान के जो लोग हैं जो वहाँ पे ग्राउंड में रहते हैं, शायद मैं जो बात करूँगा वो एक तरह से एक नाइंसाफ़ी होगी, एक इनजस्टिस होगी कि बलूचिस्तान के लोग इस वक्त क्या फेस कर रहे हैं। हम्म। अब मैं उसकी मिसाल आपको मोस्ट रीसेंट जो इंसिडेंट्स बलूचिस्तान में हुए हैं मैं उनसे आपको कोशिश करूंगा कि समझाऊं। अब डॉक्टर महारंग है। जी। डॉक्टर महारंग तो कोई वायलेंटिक एक्ट नहीं कर रही। बिल्कुल। उसके साथ ये लोग क्या कर रहे हैं? हम्म।
अब कोई दूसरा बहाना या एक्सक्यूज उसको टारगेट करने या उसको मारने का उनके पास है नहीं, तो वो क्या एक्सक्यूज बना रहे हैं कि ये जो है वो बीएलए का सिंपैथाइजर है। अब बीएलए का सिंपैथाइजर बना के उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त जो बलोच यकजहती कमेटी है, बीवाईसी, उसकी पूरी की पूरी लीडरशिप जेल में है। उन्होंने कोई जगह पे किसी सरकारी इमारत को ना आग लगाई है, ना कोई सरकारी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया है, कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ यही किया है कि आप किसी को मारते हो, फेंक देते हो, उसके बाद हमें ये परमिशन दो कि हम उसको आइडेंटिफाई करें कि ये किसका बंदा है। मतलब ये जो थाउजेंड्स ऑफ लोग आपने इन्फोर्स डिसअपियर किए हैं, आप में लोगों को फेक एनकाउंटर्स में मार के जब फेंक देते हो, तो हमें ये अलाउ करो कि हम जाके आइडेंटिफाई करें कि ये भी फलाना बंदा है इस हम्म। फैमिली का। ठीक है। ये तो सिर्फ उनकी एक डिमांड है, इससे ज्यादा तो वो कोई फ्रीडम डिमांड या कोई आजादी की डिमांड तो वो कर नहीं रहे। लेकिन इस चीज को भी पाकिस्तान किस तरह से वायलेंटली दबाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले मैं जो बीएनएम की बात हम करते रहे, बलोच नेशनल मूवमेंट की, बलोच नेशनल मूवमेंट का जो फाउंडर है गुलाम मोहम्मद बलोच, उस उन्होंने तो कभी कोई वायलेंटिक एक्ट नहीं किया। उन्हें नहीं। गलियों में हमारे साथ नारे लगाते थे, हमारे साथ जो प्रोटेस्ट होते थे उनमें पार्टिसिपेट करते थे, किसी पब्लिक गैदरिंग में कोई स्पीच कर लिया, ये वो, कोई मीडिया को कोई इंटरव्यू दे दिया। इस चीज की बुनियाद पे गुलाम मोहम्मद को उसके लॉयर के चैम्बर से उठा के गायब किया गया और उसके बाद उसको मार के उसकी लाश फेंक दी। हम्म। ये पाकिस्तान का नन वायलेंस के साथ रवैया है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर कोई ये एक्सपेक्ट करता है कि बलोच सिर्फ मरता रहे, तो शायद बलोच को ये चीज एग्री ना हो। बलोच इस पे कोई बलोच को किस तरह से तशरीह करता है या किस तरह से उसको नरेट करता है, ये उसका मसला है। बलोच को अपनी स्ट्रगल उस तरह से आगे बढ़ानी है कि वो बलोच को कम से कम एग्जिस्टेंस का तो कोई मौका हो, कोई चांस ठीक हो। है, ये बात सही है। ये बात आप लोग कह रहे हैं, ठीक है, सुनी भी जानी चाहिए। लेकिन मैं इस नाते पूछ रहा था कि आपको दुनिया में अपना केस रखना है ना? और जब दुनिया में अपना केस रखने जाना होता है तो बहुत तरह की परेशानियां होती हैं। आपको अपना केस इस तरह से रखना होता है कि उसमें कोई किसी भी तरह की खामी ना निकाल सके। अब एक स्टेबल पाकिस्तान तो पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उनके पास एटॉमिक हथियार भी हैं। तो चाहे कोई कितना भी खफा हो, अमेरिका को भी चाहिए, चीन को बिजनेस के लिए चाहिए, हिंदुस्तान कितनी बार ऑफिशियल लाइन ले ही चुका है कि एक स्टेबल पाकिस्तान हमारे लिए भी ज़रूरी है। तो ख़ास तौर पर इस बर्रे सगीर के लिए, इस खित्ते के लिए भी एक स्टेबल पाकिस्तान होना चाहिए। जब पूरी दुनिया एक स्टेबल पाकिस्तान चाहेगी और बलूचिस्तान के लोग चाहेंगे कि हम इससे अलग हो जाएं, आपको नहीं लगता कि आपका केस बहुत मुश्किल होता जा रहा है दिन ब दिन? हमारा केस, देखें, वी हैव नथिंग टू लूज। वो एक शायर कहता है कि एक जान है, वो तू ले या खुदा ले, जाना तो उसने है ही। हम्म। तो एक जान ही है हमारे पास, लेकिन जब तक जिएंगे, बलोच ने ये फैसला किया है कि वो पाकिस्तानी गुलामी के कम से कम नीचे नहीं जिएगा। वो अमेरिका अगर कल फैसला कर लेता है कि उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लेनी है और पाकिस्तान को एक तरह से ग्रीन कार्ड दे देना है कि भाई जितना मार सकते हो मारो, जितना कत्ल कर सकते हो कर लो, हो सकता है ये भी ह्यूमन हिस्ट्री में हुआ है, बलोचों के साथ भी हो सकता है। लेकिन बलोच जब तक जिंदा है, वो इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। अब जो यूथ है बलूचिस्तान की, इस वक्त जो वहां पे ग्राउंड पे मौजूद है, उनको जब सांस लेना भी उनके लिए एक प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे बताएं वो रिटर्न में क्या करेंगे। अब बलूचिस्तान की जो यूथ है वो इस पोजीशन या सिचुएशन पे पहुंच गई है कि वो सुसाइड अटैक्स की तरफ जा रहे हैं, हम्म। फिदाई हम्म। मिशन
पे जा हाँ, रहे हैं। बहुत स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल, ये खबरें आती ही हैं और कि वो सुसाइड बॉम्बर हो गए। एग्जैक्टली, और पढ़े लिखे। हाँ, हाँ, एकेडमिया में पिछले 1 डेढ़ दशक से हम भी देख रहे हैं। अब ये खबरें आती हैं कि सिर्फ़ ट्राइबल एरियाज़ में रहने वाले लोग ये लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वॉयलेंट ढंग से, बल्कि एकेडमिया में भी अब ये बात चलने लगी है कि कुछ तो करना होगा, और उसमें बहुत सारे लोग जो बहुत ही मतलब परेशानी भरा भी है, दुःख है इसे लेकर, लेकिन वो सुसाइड बॉम्बर हो रहे हैं। तो यही मेरी चिंता का भी कारण है, और हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग भले ही कहते हों कि ठीक है, पाकिस्तान बलूचिस्तान पर जो है जिस तरह से एट्रोसिटीज़ कर रहा है वो हम समझते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी ने तो बलूचिस्तान का नाम भी लिया है, उसे एड्रेस किया है। तो आम हिंदुस्तानी वाक़ई इस बात को लेकर परेशान होता है। मगर दूसरी तरफ ये बात भी परेशानी देती ही है कि जो युवा बलोच है, नौजवान बलोच है, वो जिस तरह सुसाइड बॉम्बर बन रहा है, जिस तरह इस राह पर चल निकला है, तो मतलब वहाँ खून बहते देखकर भी कोई बहुत अच्छा नहीं लगता है। देखिए, खून खून बहाना हमें भी नहीं अच्छा लगता। हम हुँ। हमारा खून बह रहा है या किसी और का बह रहा है, खून तो खून है। हाँ, उधर उस पंजाबी मज़दूरों के साथ जो होता है, अब उसमें ठीक एक है, ये बात आप एक लोग कहते हैं। एक नहीं, चीज़ पे मुझे मैं बोल आपको एक बस बोलने का मुझे मौका दीजिए, फिर मैं सुनूँगा। ये बात ठीक है, कई बार सवाल उठते हैं, आप लोग इसका जवाब भी देते हैं, पिछले पॉडकास्ट में भी दिया कि साहब देखिए वो जासूस थे, है ना? हम भी अपने यहाँ पॉडकास्ट करते हैं, बहुत सारे लोगों से बात करते हैं। बलूचियों बलूचों की तरफ से भी कुछ लोग बताते हैं, देखिए जासूस थे, होंगे भी। मगर इस बात को क्या पुख्ता तौर पर कोई कह देगा कि जो वॉयलेंस के रास्ते पर निकले हैं बलूच, उनकी बंदूक से निकलने वाली हर गोली या जो बम धमाके हो रहे हैं, उनकी चपेट में आने वाला हर इंसान क्या वाक़ई जासूस होगा, एस्टेब्लिशमेंट का आदमी होगा? क्या वाक़ई इस बात की कोई गवाही दे सकता है, सबूत है कि उनमें कोई गरीब नहीं होगा, कोई आम पाकिस्तानी नहीं होगा, जो बेचारा वो भी 2 वक़्त की रोटी के लिए वैसे ही स्ट्रगल कर रहा है जैसे बलूच कर रहे हैं? इसकी तो ख़ैर गारंटी कोई नहीं दे सकता। जंग के कोलैटरल डैमेजेस तो होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये वायलेंस चूज़ किसने किया है? हम ये नहीं कहते कि हम सिर्फ़ वायलेंस के ज़रिए ही बलूचिस्तान को आज़ाद कराएँगे। हम कहते हैं कि भई, अगर दुनिया ये समझती है, हुँ, इंडिया या दुनिया का कोई भी सिविलाइज़्ड डेमोक्रेटिक मुल्क हुँ, को अगर ये एहसास है, उसको लगता है कि जो खून बह रहा है, उसको नहीं बहना चाहिए, उनके लिए एक तरीक़ाकार है उसको रोकने का। वो इंटरवीन करें। इंटरवीन क से मुराद मेरा ये नहीं कि वो अपनी आर्मी लेके पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दें। हुँ, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वहाँ पे अगर हमारा केस चला जाए तो हम ये समझते हैं कि हम अपने केस को बहुत अच्छी तरीके से डिफेंड कर सकते हैं। हमारा जो कॉज़ है, हमारा जो केस है, वो जस्ट है, जस्टिफाइड है, लीगल है। और पाकिस्तान की तरफ से जो कुछ भी है वो इल्लीगल है, अनजस्टिफाइड है। तो कोई भी ये काम कर सकता है, ये बहुत पीसफुल तरीका है। या फिर कोई भी मुल्क है, उसके पास ये फोरम है कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को एंगेज कर सकता है। हमारे पास वो चीज़ें नहीं हैं, वो वसाइल नहीं हैं, वो रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को एंगेज कर सकें। एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जैसे एम्नेस्टी इंटरनेशनल है, कोई ह्यूमन राइट्स वॉच है, कोई हुँ, यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वहाँ पे कभी हमारी कोई बात हो जाती है, कोई एक आध रिपोर्ट छप जाती है। पूरी दुनिया में 190 समथिंग मुल्क है, और हर मुल्क के अंदर इतने से मसले होते हैं कि उनके पास एक पूरा कबाड़ खाना जमा हो जाता है। अब उस सारे मसाइल, उन सारी इश्यूज के अंदर बलूचिस्तान का मसला जो है वो दब जाता है, क्योंकि उसको सामने लेके आने वाला सिर्फ बलोच है। उसको अगर कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी या कोई दूसरा मुल्क अपने रिसोर्सेज, अपना इन्फ्लुएंस, अपनी जो रीच, उन सबको इस्तेमाल करके अगर उसको आगे लेके जाए, तो हम समझते हैं हुँ, कि उसके बहुत बेहतर नतीजे निकल सकते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे यूक्रेन में मसला हो रहा है, पूरा वेस्ट यूक्रेन के साथ खड़ा है। वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की भी रिपोर्टिंग हो रही है, वहाँ पे आर्मी की एग्रेशन की भी रिपोर्टिंग हो रही है, वहाँ पे हर चीज़ की रिपोर्टिंग होती है।
उससे पहले अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो हुँ, जो सीरिया में अरब स्प्रिंग जब शुरू हुआ था, हुँ, हुँ, तो अरब स्प्रिंग में जितने भी मुल्क उसमें इन्वॉल्व थे, वहां पे किसी न किसी ने इंटरवीन किया। लेकिन बलूचिस्तान दुनिया का वाहिद खित्ता है, वहां पे तो मिलिटेरीली इंटरवीन किया गया, हुँ, बल्कि अपनी आर्मी तक भेजी गई, अपनी एयरफोर्स तक भेजी गई। हम कहते हैं अपनी आर्मी मत भेजें, अपनी एयरफोर्स मत भेजें, लेकिन जो डिप्लोमेटिक एक तरीकाकार है वो बिल्कुल पीसफुल है। उसमें कम से कम बलूच कॉज को सपोर्ट करें। अगर नहीं करते तो हम समझते हैं कि हमारा जो खून है उस पे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हुँ, हमारा खून बह रहा है, हम अगर जवाब में कोई एक्शन या रिएक्शन, एक्शन तो खैर हम नहीं करते, हम रिएक्शन ही कर रहे हैं तभी से, तो हमारे रिएक्शन को अगर कोई इस तरह से काउंट कर लेता है तो हमारे ऊपर जो एक्शंस हो रहे हैं उनको भी काउंट किया जाना चाहिए ना। हमारे आज़ाद मुल्क पे हमला हुआ, उस पे कब्जा हुआ, वहाँ पे पाकिस्तान ने अपनी आर्मी डिप्लॉय की, और वो आर्मी वहाँ पे किस तरह से ह्यूमन राइट्स वायलेशन, लोगों को इन्फोर्स डिसअपियर करना, उनको फेक एनकाउंटर्स में मारना, उनको टॉर्चर करना, जो हमारे पास लाशें आती हैं, हुँ, आप यकीन नहीं करोगे, ड्रिल्ड हुई हुई हैं, हुँ, उनको ड्रिल किया गया है। एक दोस्त था मेरा, हमारी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता था, तारिक करीम उसका नाम था। आप हुँ, इंटरनेट पे जाके सर्च करोगे, आज भी उसकी जो बॉडी है उसकी तस्वीरें वगैरह आपको नजर आ जाएंगी। उसकी पूरे चेहरे की खाल जो है ना उतार दी गई थी। अब जिंदगी में ये खाल उतारी गई है या मरने के बाद उतारी गई है? अब मरने के बाद तो उतारने का कोई तुक ही नहीं बनता। तो बंदा ये सोचता है या ये समझता है कि इसको जो कुछ भी टॉर्चर किया गया इसको उस वक्त किया गया जब ये जिंदा था। एक और अली शेर कुर्द थे, हुँ, उनकी पीठ पे मुकम्मल तौर पे इस्त्री किया गया था पूरा। वो तस्वीरें आज भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं, अगर कोई जाके देखना चाहता है तो जाके देख सकता है। रसूल बख्श मेंगल के सीने पे दाग के जरिए, पता नहीं लोहे का दाग किया, हुँ, पता नहीं किस तरह से किया, ये तो खैर वही बता सकते हैं जिन्होंने ये टॉर्चर किया है। पाकिस्तान जिंदाबाद यहाँ पे सीने पे लिखा हुआ था। हुँ, हमारे लोगों को उड़ते हेलीकॉप्टरों से नीचे फेंका जा रहा है। अब ये सब कुछ एक बलोच वहां पे देख रहा है, हुँ, तो अगर जितना भी महात्मा गांधी की रूस के अंदर आ गई हो नॉन वायलेंस की, वो इस बात को सोचने समझने में मजबूर हो जाएगा कि ये जो है ना, नन ह्यूमन एक मुल्क है, इसकी नन ह्यूमन आर्मी है, इनके पास ह्यूमन राइट्स का कोई कोई हुँ, कोई कोई लिमिट नहीं परवाह है, नहीं है। हुँ, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ये हुँ, टॉर्चर, वायलेंस, मारधाड़। अब पाकिस्तान की आर्मी वही आर्मी है हुँ, कि जब बांग्लादेश में वहां पे फ्रीडम मूवमेंट चल रही थी, तो इन्होंने जबरदस्ती जाके औरतों का रेप किया कि हम इनकी नस्ल बदलना चाहते हैं। मतलब हुँ, इस मेंटेलिटी के साथ। और आर्मी जर्नल जो वहां पे टिक्का पोस्टेड खान। था, टिक्का खान, ये स्टेटमेंट किसका था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद मैं गलत हो जाऊं। हुँ, तो हुँ, उनका स्टेटमेंट एक बहुत ज़्यादा मशहूर स्टेटमेंट है कि मेरा जवान जो है वो ढाका में आके लड़ता है, चिटागांव में आके लड़ता है, तो वो अपने जिस्मानी भूख या प्यास जो है वो उसको बुझाने के लिए जहलम वापस नहीं जा सकता, उसको इजाज़त है कि वो अपने अच्छा, सेक्सुअल नीड्स यहाँ पूरा करे। अच्छा। मतलब ये एक एक कौम की मेंटेलिटी है। अब ऐसी कौम के साथ कैसे गुजारा हो सकता है? अगर बंदा जितना भी गांधीगिरी पे आए, महात्मा गांधी बन जाए, लेकिन उससे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो सकता। नहीं, गांधी होना तो बहुत मुश्किल है। गांधी और होना बहुत मुश्किल है, गांधी की नकल उतारना भी बहुत मुश्किल है आज के दौर में। और जब आपका जो दुश्मन है वो हुँ, पाकिस्तान जैसा हुँ, अनसिविलाइज्ड और गैर इंसानी हुँ, उसकी जो करेक्टरिस्टिक है, उसके साथ तो ये पॉसिबल ही नहीं है। मुश्किल तो मैं कहता हूँ थोड़ा सही सा, है, फिर भी आसान लफ्ज है। सही है। देखिए, मेरा काम तो डेविल्स एडवोकेट बन के सवाल पूछना है। आप पूछें। हम
हाँ, हम तो सवालों के ज़रिए आप लोगों का नज़रिया जो है वो समझना चाहते हैं। चाहते हैं कि हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग, जो बीएलए और ये ट्रेन वाला मामला हुआ उसके बाद बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि भई हो क्या रहा है बलूचिस्तान में? हम कुछ लोग हैं जो बहुत अरसे से किताबें पढ़ते रहे हैं, किताबों के ज़रिए जानकारी लेते रहे हैं, पर कभी भी आप लोगों से बात नहीं हो सकी। आज ये पॉडकास्ट का मीडियम है, इंटरनेट का मीडियम है, आप लोगों ने वक़्त दिया है, तो इस नाते बात हो रही है और आप लोगों का जो नज़रिया है वो समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। कभी मौका मिला तो पाकिस्तान की तरफ से कोई अगर शामिल हो सका पॉडकास्ट में तो उससे भी सुनेंगे कि भई आपकी क्या शिकायतें हैं? आपने क्या कभी कोई बात करने की कोशिश की? कुछ तो हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि दोनों तरफ इंसान हैं, हम बहुत दूर से देख रहे हैं, तीसरे लोग हैं, लेकिन दोनों तरफ इंसान हैं, खून बहता देख के तकलीफ़ तो लाज़मी है और आप पूरा जवाब दे ही चुके हैं। आखिरी सवाल हो आपसे मैं और पूछ रहा हूँ मुमताज़ साहब, अ, जो आखिरी गोल है, जो बड़ा गोल है, वो तो बलूचिस्तान की आज़ादी है। आप लोग तो ये नहीं चाहते। मैं पिछले पॉडकास्ट में भी पूछ रहा था कमाल साहब से कि क्या भाई आपको रिसोर्सेज़ मिल जाएँ? क्या हो कि अगर आपको थोड़ी और आज़ादी मिल जाए? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब कुछ नहीं चाहिए, अब आज़ादी चाहिए। रिसोर्सेज़ हमारे ही हैं, हम देख लेंगे और हमें नहीं चाहिए टूरिज़्म भी अभी, ना हमें चाहिए तिजारत, आप हमें आज़ाद करो पहले। ठीक है। तो आप ये बताइए कि आप इस एम के, इस गोल के कितना नज़दीक खुद को पाते हैं एज़ बलूचिस्तानी, एज़ बलोच? मैं यहाँ पे बालाच मरी को कोट करूँगा। हुँ, हुँ। बालाच मरी नवाब खैर बख्श मरी के साहिबजादे हैं और वो बीएलए को फाउंड करने में उन्हीं का किरदार है और वो सबसे पहले जो कमांडर इन चीफ था बीएलए का वो बालाच मरी ही था। उनको भी पाकिस्तान ने 2007 में फिर मर्डर किया, शहीद किया। हुँ, उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि इंसान को जिस दिन अपनी गुलामी का एहसास हो जाता है वो पार्टिकुलरली या इनफरादी तौर पर वो उसी दिन आज़ाद हो जाता है। क्यों? वो इसलिए कि वो अपनी आज़ादी के लिए कोई ना कोई कोशिश करता है, कोई कोई ना कोई स्ट्रगल करता है कि वो अपने आप को किसी न किसी तरह से आज़ाद करवाए। अब अगर बालाचमरी की इस कोटेशन को देख लिया जाए तो मैं समझता हूँ बलूचिस्तान इस वक्त आज़ाद है। वो कैसे आज़ाद है? क्योंकि बलूचिस्तान के हर एक फ़र्द को ये एहसास हो गया है कि वो ग़ुलाम है हुँ, और वो उस ग़ुलामी को ख़त्म करने के लिए अपनी हुँ, स्ट्रगल कर रहा है। उस इस हुँ, मूवमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। हुँ, कोई सोशल मीडिया में दे रहा है, कोई बंदूक उठा के आर्म्ड स्ट्रगल में किसी आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन में जाके कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई नॉन वायलेंस डेमोक्रेटिक तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ अपनी स्ट्रगल कर रहा है, कोई ह्यूमन राइट्स पे कर रहा है। मतलब मुख्तलिफ फ्रंट्स जो हैं वो इस वक्त ये तो साबित हो गया है कि इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ पूरी बलोच कौम लड़ रही है। पाकिस्तान तो हमेशा कहता रहा है कि ये मुट्ठी भर लोग हैं, कुछ लोग हैं, हुँ, इंडिया के पाले हुए हैं, रॉ के पाले हुए हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। हुँ, लेकिन 25 साल से वो एक न्यूक्लियर पावर, 1.3 मिलियन आर्मी और उसके अलावा कितनी इंटेलिजेंस, कितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस और सारी, कितना पावरफुल पाकिस्तान एक मुल्क है। उसकी आर्मी से पिछले 25 साल से वो लगातार लड़ रहे हैं, नॉन स्टॉप लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में बलोचों ने अपनी बहुत सारे लोग खोए हैं, मारे गए हैं, उठाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लड़ाई उसी तरह से जारी है, बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पे उसमें तेज़ी आ रही है। हुँ, अब मैं ये कह सकता हूँ या मेरी बात जस्टिफाइड हो सकती है कि बलूचिस्तान का हर एक फ़र्द जो है, वो आज़ादी की इस लड़ाई में, बलूचिस्तान के मूवमेंट में शामिल है। तो जब एक कौम इस लड़ाई की या इस स्ट्रगल में एक कौम मुकम्मल तौर पे ऑन बोर्ड आ जाती है और वो स्ट्रगल का हिस्सा बनती है, तो वहाँ पे फिर उसको रोकना मुमकिन नहीं होता। मैं टाइम फ्रेम तो खैर कोई भी नहीं दे सकता कि हुँ, बलूचिस्तान कब आज़ाद होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो एक अवेयरनेस है बलूच के हुँ, हुँ, अंदर, जो गुलामी से नफ़रत है, पाकिस्तान से जो नफ़रत है, वो मुझे एनकरेज करता है कि बलोच बहुत जल्द अपने
मकसद में कामयाब हो जाएगा। अ, यही हमारी जो है इंटेंशन है या उम्मीद है, तवक्को है कि ये नतीजा या रिज़ल्ट हमें बहुत जल्दी मिलेगा। इसी बुनियाद पे तो हम रोज़ाना की बुनियाद पे एनकरेज होते हैं। अगर हमें लगे कि ये कभी मिलना ही नहीं है, तो शायद फिर वो एनकरेजमेंट का कोई तुक ही नहीं बनता। अ, यही उम्मीद है कि हम बहुत जल्द आज़ाद होंगे। पाकिस्तान की सिचुएशन आप देख लें, इंटरनली उसकी सिक्योरिटी का क्या सिचुएशन है, क्या हाल है, वो एक क्वेश्चन मार्क है और वो हमें मोटिवेट करता है। इकोनॉमिकली पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि हर 3 महीने के बाद अगर उसको आईएमएफ से कोई बेल आउट पैकेज ना मिले, तो उसकी इकोनॉमी एकदम से कोलैप्स कर जाए। उसके फॉरेन रिज़र्व्स इतने कम आके रह गए हैं कि वहाँ से तो मतलब पाकिस्तान की जो वर्किंग क्लास है, गवर्नमेंट वर्किंग क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी सैलरी भी अदा नहीं कर सकता पाकिस्तान जब तक वो आईएमएफ से कोई बेल आउट पैकेज लेके ना आए। तो ऐसी सिचुएशन में एक मुल्क कैसे कब तक सर्वाइव करेगा? दुनिया अगर ये समझती है कि वो इसी तरह से कोई ऑक्सीजन लगा के पाकिस्तान को वेंटिलेटर पे रख के वो मज़ीद ज़िंदा रखेंगे, तो मुझे लगता है कि वो शायद कोई बेवकूफ़ी कर रहे हैं या फिर शायद अब तक उनके कुछ मफ़ादात हैं जिनको वो पूरा करना चाहते हैं, इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान को किसी न किसी तरह से वेंटिलेटर पे ज़िंदा रखा है। लेकिन ये ज़्यादा देर चल नहीं सकेगा। हुँ, क्योंकि अगर एक बाप की आप मिसाल ले लें, उसके 3, 4, 5 अगर बच्चे हों, अगर एक बच्चा नाफ़रमान हो, वो नशई हो, कोई ड्रग एडिक्ट हो, हुँ, उसको एक दफ़ा जाके बाप उसका इलाज करवाएगा, दूसरी दफ़ा जाके करवाए, तीसरी दफ़ा उसको घर से निकालेगा। हुँ। तो पाकिस्तान पाकिस्तान दुनिया के लिए एक लायबिलिटी है और लायबिलिटी को बहुत टाइम तक अपने साथ रखना, अपने कंधों पे उठाना शायद पॉसिबल नहीं होगा। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया मुमताज़ बलोच साहब, इतना वक़्त दिया आपने और बहुत डिटेल में समझाया। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। काफ़ी टाइम तक हम कोशिश करते रहे कि कोई स्केड्यूल मिला लें जहाँ पे एक रिकॉर्डिंग हो सके, लेकिन आपका स्केड्यूल फिर मेरा स्केड्यूल दोनों मैच नहीं कर रहे थे। उसके लिए मैं माज़रत चाहूँगा, सॉरी फॉर दैट। मेबी आई ट्रबल्ड यू गाइज़। नहीं, नहीं, लेकिन बिल्कुल नहीं। जो हुआ, मैं समझता हूँ कि एक बेहतर के लिए हुआ नहीं, नहीं, और बिल्कुल नहीं। हमारी कोशिश पढ़ाकू नितिन में यही रहती है कि जब भी बात हो, इस तरह से हो कि थोड़ी इत्मीनान से हो। हम वो सवाल पूछ सकें जो हम पूछना चाहते हैं और आप भी थोड़ा इत्मीनान से जवाब दे सकें। अब वो थोड़ा-सा अफ़रा-तफ़री में होता तो वो फिर बात इस तरह से हो भी ना पाती और अधूरी भी रह जाती। बहुत एग्ज़ैक्ट शुक्रिया, आज वक़्त मिला आपने दिया। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और हमारी बात अपने दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। जी, आपने भी इसमें बहुत बड़ा हिस्सा दिया है कि आप भी अपना टाइम दे रहे हैं और ये टाइम इट कॉस्ट्स आप इस टाइम को कहीं और भी स्पेंड कर सकते थे, लेकिन आपको लगा कि दिस टॉपिक हैज़ गॉट सम सॉर्ट ऑफ इम्पोर्टेंस दैट जी, नीड्स बिल्कुल। गिवन सम टाइम। बहुत तो ज़रूरी है। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और जी, बात होती रहेगी अगर कभी भी ज़रूर, ज़रूरत पड़ी तो। ज़रूर, ज़रूर। मुमताज़ बलूच साहब हमारे साथ थे। आपने सुना पिछले पॉडकास्ट में बहुत सारे सवाल अधूरे रह गए थे, तो हमारी कोशिश ये थी कि मुमताज़ साहब से बात की जाए। कई हफ्तों से कोशिशें चल रही थी, फाइनली आज हमने बात की है। मेरा ख़्याल है कि 1 सवा घंटे का जो भी पॉडकास्ट आप ये सुन और देख रहे हैं काफ़ी हद तक मदद मिली होगी आपको ये समझने में कि बलूचिस्तान के इश्यूज़ क्या हैं, बलूच लोग क्या महसूस कर रहे हैं, कितने वक़्त से चल रहा है, कब ज़्यादा गर्मी बढ़ गई इस मुद्दे में और अब जो है मुमताज़ बलूच जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बलूचिस्तान से बाहर रह रहे हैं और बलूचिस्तान की स्ट्रगल में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। बहुत शुक्रिया इतने धैर्य से सुनने के लिए, बहुत शुक्रिया इतने धैर्य से देखने के लिए और कमेंट बॉक्स में पिछली बार काफ़ी बाढ़ आ गई थी। मुझे खुशी हुई देखकर कि आप इतने ध्यान से हमें देख और सुन रहे हैं। तो प्लीज़ इस एपिसोड को भी अगर आपने देख ही लिया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बताइए कुछ सवाल रह गया हो तो बाकी, तो बताइए हमें पूछना चाहिए था और इस मुद्दे को अब आप समझ ही लिया है तो कुछ अपनी तरफ से भी ज़रूर कहिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, पढ़ाकू नितिन देखते रहिए। अगले गुरुवार फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया।